डैगर अध्याय 231 गति और तलवार डैगर। जंगल के अंदर जीवप्ति त्रिपाठी की आकृति एक फुर्तीले लंगूर की तरह थी जो पेड़ों की चोटी से ऊपर नीचे कूद रहा था। उसका शरीर एक अबाबिल की तरह हल्का था जो अपने साथ केवल एक हल्की हवा का झोंका लाता था जिससे एक पत्ता भी नहीं गिरता था। एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ जीवप्ति त्रिपाठी गुप्त रूप से अपने आसपास के माहौल से सतर्क था, साथ ही अपनी अगली चाल की योजना बना रहा था। हालांकि वू चेंग ही के समूह के साथ लड़ाई बहुत सुखद नहीं थी, पर इसने उस पर रत्ती भर भी असर नहीं डाला था। उसका लक्ष्य पहले ही हासिल हो चुका था। हालांकि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसे मिली खबर इतनी गंभीर होगी। इन वर्षों में विभिन्न संप्रदायों सेक्ट्स के शिष्य जो जीवन के अनुभव के लिए इस अलग थलग दुनिया में प्रवेश करते थे, वे सभी स्वतंत्र रूप से कार्य करते थे। भले ही वे कभी कभी बल में शामिल हो जाते थे, पर उनके लिए इतने बड़े पैमाने पर विलय मर्ज करना असंभव था। लेकिन इस बार तियानलांग राजवंश तियानलांग डायनेस्टी के खेती करने वाले कल्टिवेटर की उपस्थिति के कारण महान कुरु राजवंश के खेती करने वाले पूरी तरह से एकजुट हो गए थे। यह ऐसी चीज थी जो पहले कभी नहीं हुई थी, और यह पहले ही दोनों देशों की युवा पीढ़ी के बीच जीवन और मृत्यु की लड़ाई के स्तर तक पहुंच चुकी थी। अंत में कौन जीतेगा या हारेगा, यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे जीवप्ति त्रिपाठी नियंत्रित कर सकता था। लेकिन आखिरकार वह महान कुरु राजवंश का खेती करने वाला था, इसलिए वह नहीं चाहता था कि तियानलांग राजवंश के लोग यहाँ इतनी दबंगई डोमिनियरिंग से काम करें। अगर यह असुरा संप्रदाय असुर सेक्ट के उन दो लोगों के लिए नहीं होता, और अगर यह वू चेंगी के अहंकार के लिए नहीं होता, तो जीवप्ति त्रिपाठी वहीं रुक जाता और इस लड़ाई में चेन जूशु और अन्य लोगों के साथ शामिल हो जाता। इन चीजों के बारे में अब सोचना बेकार था, इसलिए जीवप्ति त्रिपाठी ने जल्दी से अपने दिमाग में भटकाने वाले विचारों से छुटकारा पाया। अचानक उसका शरीर रुक गया क्योंकि उसने पीछे मुड़कर देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति दिखाई दी। एक पल के लिए उसी जगह पर खड़ा होकर जीवप्ति त्रिपाठी ने मुस्कुराया और जमीन पर उतरा, जल्दी से एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया और अपनी आभा और को छिपा लिया। एक क्षण बाद एक आकृति उसके पास से गुजरी और एक झटके में जीवप्ति त्रिपाठी इस व्यक्ति का चेहरा और पोशाक स्पष्ट रूप से देख पाया। इस व्यक्ति की पीठ पर एक लंबी तलवार थी और उसने एक नीला लबादा पहना हुआ था। वह शायद 20 की शुरुआत में था और उसके चेहरे पर एक ठंडी अभिव्यक्ति थी क्योंकि वह उसी दिशा में उड़ रहा था जहां से जीवप्ति त्रिपाठी अभी गया था। जीवप्ति त्रिपाठी ने ठंडी सांस ली क्योंकि उसकी आंखों में एक हत्यारे का इरादा चमक उठा। ये वही व्यक्ति था जिसने पहले युद्ध के मैदान को साफ किया था। रक्त मोतियों ब्लड बीड्स को इकट्ठा करने वाला खेती करने वाला और उसकी पीठ पर लंबी तलवार ने उसकी पहचान को स्पष्ट रूप से समझाया। वह 9 सितारा तलवार गुट 9 स्टार स्वॉर्ड फैक्शन का एक शिष्य था और वू चेंगी का छोटा भाई जूनियर ब्रदर भी होना चाहिए। वह लोगों के उस समूह के साथ नहीं चला बल्कि उसके पीछे भागा। उसका इरादा काफी स्पष्ट था। जीवप्ति त्रिपाठी का भाव ठंडा हो गया। इससे पहले वह वू चेंगी के साथ कोई संघर्ष नहीं करना चाहता था। जीवप्ति त्रिपाठी को इस बात की भी चिंता थी कि चेन जूशु और सू सियाओयू एक कठिन स्थिति में होंगे, लेकिन अब जब उन्होंने उसका पीछा करने के लिए लोगों को भेजा था तो उसके लिए पीछे हटने का कोई कारण नहीं था। यहाँ तक कि मिट्टी से बने व्यक्ति का भी एक मिजाज होता है, यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि जीवप्ति त्रिपाठी भी कोई दब्बू नहीं था। अचानक सामने से फिर से कपड़ों के फड़फड़ाने की आवाज सुनी जा सकती थी। 9 सितारा तलवार संप्रदाय का व्यक्ति वास्तव में लौट आया था। जबकि वह तेज गति से दौड़ रहा था, उसकी आंखें चारों ओर देख रही थी। वह बड़बड़ाने के लिए मजबूर था, अजीब, ये कहाँ गया। वह जीवन शक्ति क्षेत्र का एक स्वामी था, इसलिए उसे विश्वास था कि उसकी गति जीवप्ति त्रिपाठी की तुलना में बहुत तेज थी। वह जीवप्ति त्रिपाठी का पूरे रास्ते पीछा कर रहा था, लेकिन उसने वास्तव में उसे खो दिया। चूंकि उसके पास जांच के लिए वापस लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह अधिक ध्यान देगा। जीवप्ति त्रिपाठी आश्चर्यचकित महसूस करने के लिए मजबूर था, ये सोचते हुए कि इस व्यक्ति में वास्तव में ट्रैकिंग की बात आती है तो कुछ कौशल है। वह पूरे रास्ते बहुत सावधान रहा था, कोई निशान नहीं छोड़ रहा था, लेकिन यह व्यक्ति अभी भी उसके माध्यम से देखने में सक्षम था। एक क्षण बाद 9 सितारा तलवार संप्रदाय का शिष्य वास्तव में जीवप्ति त्रिपाठी से लगभग 300 मीटर दूर रुक गया। उसकी भान तनी हुई थी क्योंकि वह चारों ओर देख रहा था। जीवप्ति त्रिपाठी को कोई जल्दी नहीं थी। एक पेड़ के पीछे छिपकर उसने गुप्त रूप से इस व्यक्ति का अवलोकन किया। बहुत देर बाद इस व्यक्ति के होठों के कोने पर अचानक एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। वह अपने पीछे पहुंचा और एक झनकार के साथ उसकी तलवार म्यान से बाहर निकल गई। हाथ में एक तलवार के साथ इस व्यक्ति का वेग अचानक बढ़ गया और उसका पूरा शरीर एक तलवार की तरह तेज हो गया। 9 सितारा तलवार गुट का एक शिष्य, निश्चित रूप से उसके पास कुछ कौशल था। केवल इस तरह का वेग ही कुछ ऐसा नहीं था जो एक सामान्य जीवन शक्ति खेती करने वाला अधिकार रख सके। मुझे पता है कि तुम आसपास हो। ची जियान जेंग के होंठ एक सार्थक मुस्कान में मुड़े क्योंकि उसने अपनी तलवार उठाए और एक दृढ़ लहजे में चिल्लाया, आज्ञाकारी ढंग से बाहर आओ और मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करूंगा।
जीवप्ती त्रिपाठी ने भान से कोड़ी। उसे नहीं पता था कि इस 9 सितारा तलवार संप्रदाय के शिष्य को वास्तव में कुछ मिला था या वह सिर्फ जानबूझकर चीजों को रहस्यमय बना रहा था। क्यूई जियानजिंग ने तब कहा, लड़के, मैं तुम्हारी हिम्मत की प्रशंसा करता हूँ। इस दुनिया में 8 महान परिवारों, 8 ग्रेट फैमिलीज के युवा स्वामी, यंग लॉर्ड्स के अलावा मुझे डर है कि तुम अकेले हो जो मेरे सबसे बड़े भाई, एल्डेस्ट ब्रदर, से उस तरह से बात करने की हिम्मत करते हो। सिर्फ इसके लिए मैं तुम्हें चोट न पहुंचाने का वादा करता हूँ, जब तक तुम अपने ऊपर की सभी गोलियां सौंपते हो और मुझे अपने भाई के कार्य को पूरा करने देते हो। ये देखकर कि कोई हलचल नहीं थी, क्यूई जियानजिंग ने एक अधीर अभिव्यक्ति दिखाई और धमकी दी, सिर्फ एक टोस्ट को अस्वीकार न करें, केवल एक जप्ती पीने के लिए मजबूर होने के लिए। जब मुझे तुम्हारे छिपने की जगह मिल जाती है तो बात करना इतना आसान नहीं होगा। जब मैं अब एक अच्छे मूड में हूँ तो हम अभी भी इस पर चर्चा कर सकते हैं। अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। क्यूई जियानजिंग ने अब बात नहीं की। उसकी तलवार कांप रही थी क्योंकि एक स्पष्ट और मधुर ध्वनि बज उठी। अचानक जीवप्ती त्रिपाठी ने अपने चारों ओर से आने वाली एक हल्की ठंडक महसूस की। उसकी अभिव्यक्ति बदलने के लिए मजबूर थी और वह जल्दी से ऊपर की ओर कूदा। नंगी आंख के लिए अदृश्य तलवार शक्ति स्वॉर्ड के धागे तिरछे हो गए और तुरंत 300 फुट के दायरे के भीतर के सभी पेड़ों को काट दिया। सफाई से और सलीके से वे सभी जमीन पर गिर गए। जीवप्ती त्रिपाठी का चेहरा झटके से भरा हुआ था। अब जाकर ही उसे इस 9 सितारा तलवार संप्रदाय के शिष्य की निर्ममता का वास्तविक एहसास हुआ। अभी जब उसने उससे बात की तो ऐसा लगा जैसे वह जानबूझकर चीजों को रहस्यमय बना रहा था और समय के लिए टालमटोल कर रहा था, लेकिन वास्तव में वह गुप्त रूप से बुरी नियत पाल रहा था। तलवार शक्ति के वे अदृश्य धागे पहले ही आसपास के माहौल में फैल चुके थे जब वह बोल रहा था। जब वह लगभग हो जाता तो वह तलवार शक्ति को सक्रिय कर देता। जब तक वह अभी भी यहाँ छिपा हुआ था, छिपने के लिए कहीं नहीं होगा। सौभाग्य से उसने कुछ गलत महसूस किया था और जल्दी से ऊपर भागा, अन्यथा उसे तलवार शक्ति के धागों से काट दिया गया होता और वह गंभीर रूप से घायल हो गया होता। जीवप्ती त्रिपाठी के दिल में अभी भी कुछ डर बाकी था, लेकिन उसने इस व्यक्ति को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। 9 सितारा तलवार संप्रदाय को 8 महान परिवारों के तहत केंद्रीय राजधानी सेंट्रल कैपिटल में नंबर 1 शक्ति के रूप में जाना जाता था और इसके अभिजात्य शिष्य सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थे। मिल गया तुम्हें। क्यूई जियानजिंग पलटा और जीवप्ती त्रिपाठी पर उदास होकर मुस्कुराया जो मध्य हवा से गिर रहा था। उसकी आंखें उपहास से भरी हुई थीं। हालांकि उसने फिर से हमला नहीं किया और इसके बजाय बस शांत होकर जीवप्ती त्रिपाठी को घूरने लगा। एक जुदाई और पुनर्मिलन सीमा 7वें चरण सेपरेशन एंड रियूनियन बाउंड्री 7 स्टेज के खेती करने वाले का सामना करते हुए क्यूई जियानजिंग में स्वाभाविक रूप से कोई डर नहीं था। इस स्तर का प्रतिद्वंद्वी केवल एक दूसरी श्रेणी के संप्रदाय से था। वह उसे एक ही तलवार के वार से मार सकता था। तुम्हारी शक्ति छिपाने की तकनीक ची कंसीलमेंट टेक्निक काफी उत्कृष्ट है। क्यूई जियानजिंग अपनी प्रशंसा के साथ कंजूस नहीं था। तुमने इसे कहाँ से सीखा? वह जीवप्ती त्रिपाठी की छिपाव तकनीक में बहुत रुचि रखता था। इस खतरनाक जगह में ऐसे कौशल के साथ उसके पास जीवित रहने का बेहतर मौका होगा। यही मुख्य कारण भी था कि उसने तुरंत जीवप्ती त्रिपाठी पर हमला नहीं किया। जीवप्ती त्रिपाठी मुस्कुराया, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना उत्कृष्ट है, तुमने फिर भी इसे देख लिया। क्यूई जियानजिंग ने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों में प्रशंसा और लालच का एक निशान चमका। मैंने इसे नहीं देखा। बस इतना है कि तुम मेरे प्रति शत्रुतापूर्ण थे, जिससे मेरी तलवार शक्ति ने थोड़ा स्वायत्त रूप से प्रतिक्रिया की। वास्तव में मुझे केवल पता था कि तुम आसपास छिपे हुए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम कहाँ छिपे हुए थे। तुम्हें एक ही बार में बाहर निकालने में सक्षम होना भाग्य का एक झटका माना जा सकता है। उसने खुद को समझाया और फिर तुरंत ठंडी मुस्कान दी। तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो। चूंकि मैं यहाँ खड़ा हूँ, तुम्हें मेरे इरादे पता होने चाहिए। तुम्हारे ऊपर की सभी गोलियां सौंप दो और फिर मुझे बताओ कि खुद को कैसे छिपाना है, और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। जीवप्ती त्रिपाठी ने तंज कसा। क्या तुम सोचते हो कि तुम मुझे खा सकते हो? क्यूई जियानजिंग एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया, इससे पहले कि वह हंस पड़ा। तुम्हें क्या लगता है? एक मामूली जुदाई और पुनर्मिलन सीमा 7वें चरण का खेती करने वाला, जिसने अभी तक जीवन शक्ति सीमा यूएनची बाउंड्री को भी तोड़ा नहीं था, क्या वह वास्तव में उसे धमकी दे सकता था? एक क्षण के बाद उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई और उसने थोड़ा सिर हिलाया। ठीक है, तुम्हें अपन करने के बाद स्वाभाविक रूप से मैं खेती करने की विधि को मजबूर कर सकता हूँ। जैसे ही उसने बात की, उसके हाथ में लंबी तलवार चमकी। एक झनकार के साथ उसके सामने कई तलवार किरणें अचानक दिखाई दी, एक पंखे के आकार में व्यवस्थित। तलवार किरणें एक ठंडी रोशनी से सराबोर थी और प्रत्येक तलवार किरण में एक विशाल हत्यारा शक्ति थी। जाओ। क्यूई जियानजिंग का नाम तलवार था और उसने जिस तलवार कौशल स्वॉर्ड स्किल की खेती की वह असाधारण था, इसलिए जब उसने हमला किया तो कई तलवार लहरें बिजली की तरह जीवप्ती त्रिपाठी की ओर दौड़ी। इन तलवार लहरों के खतरे को महसूस करते हुए जीवप्ती त्रिपाठी जल्दी से पीछे हटा। उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। एक पहली श्रेणी के संप्रदाय का शिष्य होने के लायक, इतनी कम उम्र में ऐसी शक्ति रखना। एक सांस के समय से भी कम समय में तलवार लहरें जीवप्ती त्रिपाठी के सामने पहुंची और सीधे उसके शरीर से पार हो गईं। क्यूई जियानजिंग ने भान से कुड़ी। उसे उम्मीद नहीं थी कि चीजें इतनी आसानी से होंगी।
वह अभी जीवप्ती त्रिपाठी को मारना नहीं चाहता था। वह अभी भी उससे उसके छिपाव कौशल की खेती करने के तरीके के बारे में पूछताछ करना चाहता था। इसलिए अभी उसने खुद को रोक लिया था और बहुत शक्तिशाली चाल का उपयोग नहीं किया था। अगले पल में क्यूई जियानजिंग की आंखें चमक उठी और उसने फिर से अपनी तलवार घुमाई, किनारे की ओर काटते हुए। एक और तलवार लहर एक इंद्रधनुष की तरह हवा के माध्यम से टूट गई। जीवप्ती त्रिपाठी ने अभी खुद को प्रकट किया था जब उसके प्रतिद्वंद्वी का दूसरा हमला आया। उसे इस झटके से बचने के लिए फिर से अपने आंदोलन कौशल मूवमेंट स्किल का उपयोग करने के लिए मजबूर किया। अच्छा अच्छा अच्छा। क्यूई जियानजिंग की अभिव्यक्ति उत्साह से भरी हुई थी क्योंकि उसने जीवप्ती त्रिपाठी की प्रशंसा करना जारी रखा। पहले 2 चालों के बाद उसने फिर से हमला नहीं किया और इसके बजाय उत्साह से जीवप्ती त्रिपाठी को घूरता रहा। तुम्हारा आंदोलन कौशल भी काफी अच्छा है। एक जुदाई और पुनर्मिलन सीमा 7वें चरण का खेती करने वाला वास्तव में इतनी जल्दी आगे बढ़ सकता है। अगर मैं इसे सीख सकता हूँ तो मैं एक बाघ की तरह हूँगा जिसने पंख बढ़ाए हैं। तुम्हें इसे बाद में मुझे देना होगा। जीवप्ती त्रिपाठी ने एक गहरी सांस ली, दृढ़ खड़ा हुआ और मुस्कुराया। चूंकि तुम मेरा छिपाव कौशल और आंदोलन कौशल इतना चाहते हो तो हम एक समझौता क्यों नहीं करते? किस तरह का समझौता? क्यूई जियानजिंग ने अपनी भान उठाए। मैं तुम्हें वह दूंगा जो तुम चाहते हो और तुम मुझे 9 सितारा तलवार संप्रदाय के कुछ तलवार कौशल सिखाओ। ये कैसा रहेगा? तुम तलवार सीखना चाहते हो? क्यूई जियानजिंग ने जीवप्ती त्रिपाठी को अजीब तरह से देखा। उसे ऊपर और नीचे देखा, लेकिन उसके शरीर पर तलवार का कोई निशान नहीं मिला। अगर उसके हाथ में एक हथियार नहीं था तो वह तलवार क्यों सीखना चाहेगा? हाँ, हर कोई वह लेता है जिसकी उन्हें जरूरत होती है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। जीवप्ती त्रिपाठी ने सिर हिलाया। हालांकि उसके हाथ में अभी कोई तलवार नहीं थी, फिर भी उसके शरीर में असुरा तलवार थी। तलवार कौशल की उत्कृष्टता और घातकता के मामले में 9 सितारा तलवार संप्रदाय को अविवादित नंबर 1 कहा जा सकता था। यहाँ तक कि 8 महान परिवार भी इस बिंदु को नकार नहीं सकते थे। क्या मजाक है? मेरे 9 सितारा तलवार संप्रदाय के तलवार कौशल को बाहरी लोगों को कैसे सिखाया जा सकता है? क्यूई जियानजिंग ने तंज कसा। इससे भी अधिक, तुम्हारे और मेरे बीच शक्ति में अंतर काफी बड़ा है। मैं आसानी से तुम्हारी जान ले सकता हूँ। मुझे तुम्हारे साथ एक समझौता करने की जरूरत क्यों होगी? जीवप्ती त्रिपाठी सार्थक ढंग से मुस्कुराया। उसकी हड्डियों में अहंकार और दुष्टता जाग उठी। अपने दांत पीसते हुए उसने कहा, मैं वही बात कहूँगा। क्या तुम सोचते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? लेकिन मेरा आंदोलन कौशल काफी उत्कृष्ट है। मैं तुम्हें इसे बाद में समझाऊंगा। क्यूई जियानजिंग ने ठंडी सांस ली। अब अपनी तलवार का उपयोग नहीं किया। वह जानता था कि उसकी तलवार जीवप्ती त्रिपाठी के लिए कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए जैसे ही उसने बात की, उसने अपनी तलवार घुमाई और जीवप्ती त्रिपाठी की ओर भागा। डैगर युद्ध का उन्माद। डैगर 232 की ची जियानजिंग का रूप सूर्य को भेदती इंद्रधनुष की तरह था। तलवार की रोशनी में लिपटे हुए वह जीवप्ती त्रिपाठी यांगकई के सामने आ गया। उसके हाथ में लंबी तलवार ने तलवार की रोशनी का एक पर्दा बनाया जिसने जीवप्ती त्रिपाठी को घेर लिया, आसपास के स्थान को सील कर दिया। लगातार टनटनाहट की आवाजें गूंज उठी, मानो शून्य में कोई वीणा बजा रहा हो। तीखी सीटी की आवाज हवा में भर गई क्योंकि नंगी आंखों से दिखाई देने वाली छोटी तलवार शक्ति स्वॉर्ची एक दूसरे को काट रही थी, जीवप्ती त्रिपाठी को पूरी तरह से लपेट रही थी। ठंडी रोशनी चमकी और जीवप्ती त्रिपाठी का भाव पहले से कहीं अधिक गरिमापूर्ण हो गया। उसने अपनी जीवन शक्ति युएनची को जोर से प्रेरित किया। उसका पूरा शरीर एक भयानक गर्मी छोड़ रहा था। उसकी हथेलियों में जीवन शक्ति फूट रही थी क्योंकि उसने जोर से बाहर की ओर धकेला। दोनों जीवन शक्ति आपस में टकराईं और मध्य हवा में एक जोरदार विस्फोट हुआ जिसने सैकड़ों तलवार शक्ति में से अधिकांश को तुरंत नष्ट कर दिया। कि जियानशिंग का भाव ठंडा पड़ गया जब वह चिल्लाया, तुम अपनी क्षमताओं को ज्यादा आंक रहे हो। अपनी तलवार के एक झटके के साथ बची हुई तलवार शक्ति एक बिंदु पर अभिसरित हो गई, एक लंबी तलवार के आकार में संघनीभूत हो गई और जीवप्ती त्रिपाठी की ओर नीचे की ओर वार किया। जीवप्ती त्रिपाठी की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने अपना हाथ खोला और अपने शरीर से अमृत रस यांग लिक्विड की एक बूंद जबरदस्ती बाहर निकाली। उसकी इच्छा के मार्गदर्शन में वह एक रक्त लाल ढाल में बदल गई जो उसके सामने बाधा बनकर खड़ी हो गई। एक पेंग ध्वनि के साथ तलवार शक्ति रक्त लाल ढाल से टकराई जिससे उसमें लहरें और दरारें दिखाई दी, लेकिन वह क्षतिग्रस्त नहीं हुई। इसके विपरीत कि जियानशिंग का हमला गायब हो गया था। पलक झपकते ही जीवप्ती त्रिपाठी ने अपनी रक्त लाल ढाल को अपने सामने उठाया और कि जियानशिंग की ओर छलांग लगाई। बाद वाले ने एक गड़गड़ाहट निकाली और तेजी से पीछे हट गया। जीवप्ती त्रिपाठी उसके गहन पीछा में था। वे दोनों बिजली की तरह तेजी से चले, एक अपनी उत्कृष्ट गति कौशल मूवमेंट स्किल का उपयोग कर रहा था जबकि दूसरा अपनी गहन खेती प्रोफाउंड कल्टिवेशन का उपयोग कर रहा था। गति के मामले में वे वास्तव में बराबर थे। दोनों आकृतियां आपस में गुंथी हुई थीं। दोनों ने अपने भयंकर जानलेवा चालों को मुक्त किया। कि जियानशिंग का भाव थोड़ा हक्का बक्का था। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह द्वितीय श्रेणी के संप्रदाय सेकंड क्लास सेक्ट का खेती करने वाला, जो केवल पृथक्करण और पुनर्मिलन सीमा 7वें चरण सेपरेशन एंड रियूनियन बाउंड्री 7 स्टेज का खेती करने वाला था, इतनी ताकत प्रदर्शित कर पाएगा जिससे वह उसे गिरा नहीं पाएगा।
परेशान महसूस करते हुए कि जियानशिंग के हाथ तेज होते गए, उसकी लंबी तलवार हवा में नाच उठी। उसकी तलवार की नोक पर 3 इंच लंबी तलवार शक्ति एक बिल से निकलते सांप की तरह थी। उसकी चालें लगातार बदल रही थी, अजीब और अप्रत्याशित। उनके चारों ओर के पेड़ एक एक करके गिर गए। जहां भी वे दोनों गुजरे, रेत और पत्थर हर जगह उड़ गए। लड़ाई अत्यंत भयंकर थी। केवल 10 सांस के समय में उन्होंने 30 चालों का आदान प्रदान किया था और कोई भी पक्ष हावी नहीं हो पाया था। लेकिन इस लड़ाई में कि जियानशिंग को पूर्ण लाभ था। 10 में से 8 चालें आक्रामक थीं। एक व्यंग्य के साथ कि जियानशिंग की लंबी तलवार से एक तलवार फूल स्वॉर्ड फ्लावर निकला और उसने इसे जीवप्ती त्रिपाठी की रक्तलाल ढाल की ओर इशारा किया। कचा, एक तेज ध्वनि के साथ रक्तलाल ढाल वह आखिरकार इतने उच्च तीव्रता वाले हमले को सहन नहीं कर सकी और टूट गई। ये देखकर जीवप्ती त्रिपाठी का भाव बहुत बदल गया और उसने जल्दी से कि जियानशिंग के हमले की सीमा से बाहर छलांग लगाई। लेकिन उसका प्रतिद्वंद्वी उसे यह अवसर कैसे दे सकता था कि जियानशिंग की तलवार मानो कि चीक की तलवार हो, सीधे जीवप्ती त्रिपाठी की बांह को लपेट लिया। जीवप्ती त्रिपाठी की बांह के कपड़े टुकड़ों में कट गए। जीवप्ती त्रिपाठी गुस्से में चिल्लाया और उसकी जीवन शक्ति फूट पड़ी। जीवन शक्ति की रक्षा की मदद से वह पीछे नहीं हटा बल्कि आगे बढ़ा। उसने एक भयंकर मुक्का मारा और उसकी मुट्ठी पर एक भड़कीली लौ दिखाई दी। झुलसाने वाली गर्मी ने हवा को विकृत कर दिया। इस मौके में निहित भयानक जानलेवा शक्ति को महसूस करते हुए कि जियानशिंग भयभीत हो गया। उसने अपनी लंबी तलवार को जीवप्ती त्रिपाठी के कंधे पर इशारा किया, 3 इंच उसमें घुसा दिया और पलटाव बल रिबाउंड फोर्स का उपयोग किया। वह तेजी से पीछे हट गया। हालांकि वह अभी भी थोड़ा देर हो चुका था। जीवप्ती त्रिपाठी का धधकते सूर्य का तिहरा विस्फोट फ्लेमिंग सन्स 3-4 ब्लास्ट पहले ही फूट चुका था। धम्म 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 कि जियानशिंग 10 से अधिक कदम पीछे हटा। उसी समय उसने अपनी जीवन शक्ति को सक्रिय किया ताकि उसके शरीर में घुस चुकी जीवन शक्ति को निष्प्रभावी कर सके। काफी देर बाद कि जियानशिंग का चेहरा पीला पड़ गया और उसने गहरी सांस ली। धधकते सूर्य का तिहरा विस्फोट जो हमेशा सफल रहा था, उसके द्वारा पूरी तरह से निष्प्रभावी कर दिया गया और उसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंची। जीवप्ती त्रिपाठी की ओर देखते हुए उसकी दाहिनी बांह के कपड़े लंबी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। उसकी खुली हुई बांह अनगिनत छोटी रक्त रेखाओं से ढकी हुई थी। पल भर में उसकी पूरी बांह लाल रंग से रंग गई थी, जिससे वह अत्यंत भयानक लग रहा था। जबकि जियानशिंग ने धधकते सूर्य का तिहरा विस्फोट को निष्प्रभावी किया, तो जीवप्ती त्रिपाठी ने भी एक हल्की आह भरी, अपनी बांह को हिलाया और अपने शरीर में घुस चुकी तलवार शक्ति को जला दिया। हे कि जियानशिंग की ठंडी आंखें चमकी क्योंकि वह जीवप्ती त्रिपाठी को घूर रहा था। एक तुच्छ पृथक्करण और पुनर्मिलन सीमा 7वें चरण का खेती करने वाला वास्तव में ऐसी शक्ति रखता है। प्रशंसनीय। जैसे ही वह बोला, उसने अपनी लंबी तलवार को जीवप्ती त्रिपाठी की ओर इशारा किया। तुम सबसे शक्तिशाली पृथक्करण और पुनर्मिलन सीमा खेती करने वाले हो जिसे मैंने कभी देखा है। तुम्हारी जीवन शक्ति की शुद्धता किसी साधारण जीवन शक्ति खेती करने वाले से कम नहीं है, मुझसे भी ज्यादा। लेकिन एक गरीब पृष्ठभूमि है। मेरे 9 सितारा तलवार संप्रदाय 9 स्टार स्वॉर्ड सेक्ट के तलवार कौशल स्वॉर्ड स्किल्स अनंत रूप से शक्तिशाली है। तुम्हारे जैसा कोई उन्हें कैसे तोड़ सकता है। उसका भाव अभिमानी था, उसकी आवाज ठंडी थी कि जियानशिंग ने धीमी आवाज में कहा, अभी मैंने अपनी ताकत का केवल 70% उपयोग किया था। अगर मैंने अपनी पूरी ताकत का उपयोग किया होता तो तुम कब तक विरोध कर पाते। अपनी तलवार को दोनों हाथों से पकड़े हुए कि जियानशिंग का भाव गरिमापूर्ण हो गया क्योंकि उसकी जीवन शक्ति फूट पड़ी और वह चिल्लाया, तलवार शरीर। ज़ेग। एक जोरदार तलवार की दहाड़ गूंज उठी क्योंकि उसके हाथ में लंबी तलवार लगातार कांप रही थी। उसके शरीर से एक तेज आभा फूट पड़ी। उसका पूरा शरीर एक अद्वितीय तलवार की तरह था। उसके शरीर के चारों ओर की जीवन शक्ति उमड़ पड़ी और पल भर में उसकी गति अपने चरम पर पहुंच गई। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे क्योंकि उसके शरीर के चारों ओर अनगिनत छोटी छोटी तलवारें दिखाई दी। चारों ओर देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे यह व्यक्ति 10,000 तलवारों द्वारा संरक्षित है। 9 सितारा तलवार संप्रदाय के तलवार कौशल वास्तव में रहस्यमय थे। जीवप्ती त्रिपाठी ने अपनी आंखें संकीर्ण कर ली। उसका भाव अत्यंत गंभीर हो गया कि जियानशिंग जाहिर तौर पर अभी मुक्का मारे जाने से गुस्सा हो गया था, इसलिए उसने इस तथाकथित तलवार शरीर मार्शल कौशल मार्शल स्किल का उपयोग करने का फैसला किया। उसकी जीवन शक्ति से संघनीभूत 10,000 तलवारों के संरक्षण के साथ कि जियानशिंग अब एक हेजहॉग की तरह था। अगर जीवप्ती त्रिपाठी उसे अपनी मुट्ठी से मारना चाहता था तो उसे पहले खुद को चोट पहुंचानी होगी। मुझे अपने तलवार शरीर का उपयोग करने के लिए मजबूर करने में सक्षम होना तुम्हें गर्व होना चाहिए कि जियानशिंग ने जीवप्ती त्रिपाठी को ठंडे ढंग से घूरते हुए कहा। उसका भाव अहंकार और तिरस्कार से भरा था, मानो वह सभी जीवित प्राणियों को तुच्छ समझ रहा हो। ऐसा कहते हुए कदम दर कदम वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। जीवप्ती त्रिपाठी ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से अपनी अदम्य इच्छा अनयील्डिंग विल का उपयोग किया। उसकी पृथक्करण और पुनर्मिलन सीमा 7वें चरण की आभा तुरंत पृथक्करण और पुनर्मिलन सीमा के चरम तक बढ़ गई।
जब वह पृथक्करण और पुनर्मिलन सीमा पहले चरण में था, तो जीवप्ति त्रिपाठी अपनी अदम्य इच्छा का उपयोग अस्थायी रूप से अपनी शक्ति के चरम तक पहुंचने के लिए कर सकता था, लेकिन अब 7वें चरण में यह अभी भी वही था। इससे ये देखा जा सकता है कि जीवन शक्ति सीमा युआनची बाउंड्री एक खेती करने वाले के लिए एक विशाल जल विभाजन वाटरशेड था। जब शरीर में जीवन शक्ति पूरी तरह से जीवन शक्ति में परिवर्तित हो गई, तो एक खेती करने वाले की शक्ति में सुधार उतना सरल नहीं था जितना लगता है। जीवप्ति त्रिपाठी की आभा में वृद्धि को महसूस करते हुए कि जियानशिंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर तुरंत मुस्कुराया और तिरस्कार पूर्वक कहा, अच्छा, तो तुमने अभी अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया था, लेकिन अब तुम केवल पृथक्करण और पुनर्मिलन सीमा के चरम पर हो, तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो। मैं तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी हूं या नहीं, हमें लड़ने के बाद पता चलेगा। जीवप्ति त्रिपाठी ने व्यंग्य किया, अपना हाथ हिलाया और एक और रक्तलाल ढाल को बुलाया। कि जियानशिंग का भाव ठंडा पड़ गया। अभी वह इस ढाल से नुकसान झेल चुका था, इस पर लंबे समय तक हमला करने के बाद भी इसे तोड़ नहीं पाया था। अब जीवप्ति त्रिपाठी को आसानी से एक और संघनीभूत करते हुए देखकर वह क्रोधित हो गया। उसने गुस्से में चिल्लाया, मुझे तुम्हारी कचरा ढाल को तोड़ते हुए देखो, फिर मैं तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। उसकी गति तेज हो गई और उसने अपनी तलवार झटकी। उसके शरीर के चारों ओर की जीवन शक्ति तलवार शक्ति कई बार बाहर निकली, जीवप्ति त्रिपाठी पर भयंकर हमला किया। जीवप्ति त्रिपाठी किनारे की ओर चकमा दिया, लेकिन जीवन शक्ति तलवार शक्ति पिछली वाली से थोड़ी अलग थी, वास्तव में कि जियानशिंग की इच्छा का पालन करने में सक्षम थी। 3 या 4 बार जल्दबाजी में चकमा देने के बाद कि जियानशिंग पहले ही जीवप्ति त्रिपाठी के सामने था। पापपूर्ण ढंग से हंसते हुए उसने एक शक्तिशाली तलवार कौशल का उपयोग किया, जीवप्ति त्रिपाठी की ओर भयंकर ढंग से काटा। जीवप्ति त्रिपाठी ने रोकने के लिए अपनी ढाल उठाए, लेकिन एक बूम के साथ ढाल कुछ बार हिल गई, लगभग अस्थिर। कि जियानशिंग जोर से हंसा। एक के बाद एक चाल, एक बाल की चौड़ाई के बिना अप्रत्याशित जीवन शक्ति तलवार शक्ति के साथ मिलकर जीवप्ति त्रिपाठी को घबराहट में भागने के लिए मजबूर किया गया, लगातार शिकायत करते हुए। लड़ाई में दोनों ने अपनी जीवन शक्ति का उपयोग कर लिया था। जीवन और मृत्यु की इतनी उच्च तीव्रता वाली लड़ाई किसी भी खेती करने वाले के शरीर पर एक भारी बोझ थी। शारीरिक शक्ति द्वितीयक थी, जीवन शक्ति का उपयोग सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था। एक शक्तिशाली खेती करने वाला जो लड़ाई में कुशल था, वह जीवन शक्ति के हर अंश की सावधानीपूर्वक गणना करेगा और सबसे कम प्रयास का उपयोग करके सबसे अधिक नुकसान प्राप्त करेगा। ये कुछ ऐसा था जो जीवप्ति त्रिपाठी और कि जियानशिंग दोनों इस समय नहीं कर सकते थे। दोनों उस शक्ति के स्तर तक नहीं पहुंचे थे। केवल मनमाने ढंग से जीवन शक्ति का उपयोग करके ही वे अपनी चालों और गति को बनाए रख सकते थे। थोड़े समय में जीवप्ति त्रिपाठी ने एक भी चाल नहीं चली। वह हमेशा रक्षात्मक था, लेकिन कि जियानशिंग की जानलेवा इच्छा भड़क उठी थी। वह अपने हंसी के बीच जीवप्ति त्रिपाठी का मजाक उड़ाता रहा, मानो उसे यकीन हो कि वह उसे हरा सकता है। चकमा देते समय जीवप्ति त्रिपाठी थका हुआ लग रहा था। वह लड़खड़ाया और लगभग जमीन पर गिर गया। ऐसा अच्छा अवसर देखकर कि जियानशिंग इसे कैसे चूक सकता था। उसके हाथ में लंबी तलवार क्षैतिज रूप से कटी, सीधी जीवप्ति त्रिपाठी की गर्दन पर निशाना साधा। जीवप्ति त्रिपाठी ने जल्दी से रोकने के लिए अपनी ढाल उठाई, लेकिन कि जियानशिंग पहले से ही तैयार था। उसकी लंबी तलवार मध्य हवा में कांपी, एक झाड़ू से वार में बदल गई। जीवप्ति त्रिपाठी की ढाल ने भी प्रतिक्रिया की, अचानक नीचे की ओर वार किया। कि जियानशिंग ने व्यंग्य किया। जीवप्ति त्रिपाठी की आंखों में शांति का एक निशान चमका। जैसे ही ढाल लंबी तलवार को काटने वाली थी, रक्तलाल ढाल रेंगने लगी और तेजी से एक कतार टाइगर के आकार में सिकुड़ गई। कि जियानशिंग का भाव आश्चर्य और अविश्वास का था, क्योंकि उसने रक्तलाल कतार को अपनी लंबी तलवार को काटते हुए देखा। एक चटक के साथ लंबी तलवार सीधे टूट गई। जब वह प्रारंभिक तत्व क्षेत्र इनिशियल एलिमेंट रेल्म में था, तो जीवप्ति त्रिपाठी अमृत रस से संघनीभूत एक हथियार से एक सामान्य श्रेणी के रक्षात्मक शिल्पकृति डिफेंसिव आर्टिफैक्ट को नष्ट करने में सक्षम था। अब जब उसकी शक्ति पृथक्करण और पुनर्मिलन सीमा तक पहुंच गई थी, तो उसकी जीवन शक्ति और भी शुद्ध और समृद्ध थी। कि जियानशिंग के हाथ में लंबी तलवार केवल बेहतरीन स्टील से गढ़ा गया एक हथियार थी, एक शिल्पकृति भी नहीं। यह ऐसे कट को कैसे सहन कर सकती थी। जीवप्ति त्रिपाठी इस अवसर की लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी कटार एक फूल की तरह नाच रही थी। एक हल्की ध्वनि के साथ कि जियानशिंग के हाथ में लंबी तलवार कई टुकड़ों में टूट गई। अगर वह तेजी से पीछे नहीं हटा होता, तो तलवार पकड़ने वाला हाथ भी कट गया होता। कि जियानशिंग की आंखें कांप गई, क्योंकि उसने जीवप्ति त्रिपाठी को हैरानी से देखा। पहले उसकी तलवार काफी चुस्त थी, इसलिए वह जीवप्ति त्रिपाठी से आमने सामने मिलने के लिए अपनी लंबी तलवार का उपयोग नहीं करता था। इसलिए उसे अपने हथियार के क्षतिग्रस्त होने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि रक्षात्मक ढाल वास्तव में आकार बदल सकती है। लापरवाही के एक पल में उसका हथियार तुरंत नष्ट हो गया। एक लंबी तलवार के बिना 9 सितारा तलवार गुड 9 स्टार स्वॉर्ड फैक्शन के शिष्य की शक्ति का कम होना तय था। अब मेरी बारी है। जीवप्ति त्रिपाठी ने एक गहरी सांस ली। उसका भाव कमजोरी से बदल गया। उसकी आंखें लड़ने की भावना से उमड़ उठी, क्योंकि उसने तिरस्कार के साथ की जियानशिंग को घूरा। बाद वाले को अचानक एहसास हुआ कि दूसरा पक्ष अभी केवल अभिनय कर रहा था।
यहाँ तक कि जो ढाल उसके द्वारा पहले टूट गई थी वह भी उसे सुन्न करने और उसकी चौकसी को कम करने के लिए जानबूझकर किया गया था। उसने अपनी लंबी तलवार को नष्ट करने के लिए इतने लंबे समय तक सहन किया था। क्या गहरी साजिश, क्या तेज तरीके। पहली बार कि जियानशिंग ने जीवप्ती त्रिपाठी को गंभीरता से देखा, लेकिन वह अभी भी डरा नहीं था। अपने हाथ में मूंगफली फेंकते हुए उसने गर्व से कहा, भले ही तुम्हारे पास हथियार न हो तो क्या, तुम अब भी मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो। डैगर तलवार टूट गई। डैगर 233 अपनी लंबी तलवार के बिना भी कि जियानशिंग अभी भी अपनी अंगुली का उपयोग तलवार चलाने के लिए कर सकता था। जब कोई जीवन शक्ति क्षेत्र युएनची रेल्म तक पहुंच जाता है तो वह स्वाभाविक रूप से इस पद्धति का उपयोग कर सकता है, लेकिन मारक क्षमता लिथैलिटी वास्तव में कम हो गई थी, अपने चरम पर शक्ति का लगभग 90%। कि जियानशिंग ने बार बार व्यंग्य किया, भले ही 10% कम शक्ति हो, मैं फिर भी तुम्हें आसानी से हरा सकता हूँ। जैसे ही वह हमला करने वाला था उसने जीवप्ती त्रिपाठी यांकई को हंसते हुए और 2 हथेलियां बाहर धकेलते हुए देखा। पशु आत्मा तकनीक, बीस्ट स्पिरिट टेक्निक। इतने लंबे समय तक सहन करने के बाद वह आखिरकार अपनी पूरी ताकत दिखा सकता था। जीवप्ती त्रिपाठी भी कुछ अधीर था। सफेद बाघ की मुहर, व्हाइट टाइगर सील, डेविल बेल की मुहर, डिवाइन ऑक्स सील, 2 मुहरें एक ही समय में दिखाई दी। एक बाघ की दहाड़ से आसमान हिल गया और एक गाय की दहाड़ ने कानों को छेदा। कि जियानशिंग का चेहरा अचानक बदल गया। उसने 2 भयंकर दिखने वाले दानव जानवर मॉन्स्टर बीस्ट को अपनी ओर झपटते हुए देखा। ये दोनों दानव जानवर सजीव और यथार्थवादी थे, मानो वे जीवित हों। उनके अग्नियुक्त लाल शरीर अत्यंत मनमोहक थे और उनकी गहरे लाल आंखें हत्या के इरादे से भरी थीं। कि जियानशिंग हैरान था, वह लापरवाह होने की हिम्मत कैसे कर सकता था। उसने अपनी 2 उंगलियों को एक साथ रखा और उन्हें एक तलवार में बदल दिया। उसकी उंगली की नोक तलवार को निगल रही थी। वह चिल्लाया, गरज की भीड़ वाली तलवार, थंडर रश स्वॉर्ड। बिजली के आर्क्स के साथ चमकती हुई एक तलवार उसकी उंगली की नोक से बाहर निकली। उसने दानव जानवर में से एक के शरीर पर वार किया। उसके शरीर का रंग फीका पड़ गया, लेकिन यह उसे बिल्कुल नहीं रोक पाया। हवा सहायक तलवार, विंड सपोर्टिंग स्वॉर्ड। कि जियानशिंग तेजी से पीछे हट गया। उसकी अंगुली तलवार लगातार झूल रही थी। 9 सितारा तलवार संप्रदाय के हर तरह के तलवार कौशल पूरे आसमान में उड़ गए, लेकिन फिर भी 2 दानव जानवर को हरा नहीं पाए। ये देखकर कि वे उसके सामने झपटने ही वाले थे कि जियानशिंग ने डर के मारे अपने पैर मोड़े और अचानक ऊपर की ओर कूद गया। जैसे ही वह 1 फुट 1 जैंग ऊपर कूद गया, उसके सिर के ऊपर से एक भयंकर हत्या का इरादा आया। ऊपर देखते हुए उसने जीवप्ती त्रिपाठी को अपने ऊपर देखा, मुस्कुराते हुए और उस पर एक मुक्का फेंकते हुए। उसने वास्तव में शत्रु की चाल का अनुमान लगाया और उसके पीछे हटने के रास्ते को रोक दिया। घबराहट में कि जियानशिंग ने अपने दांत पीसे अपनी उंगली को आसमान की ओर इशारा किया और 3 तलवार की रोशनी ने हमला किया। जीवप्ती त्रिपाठी ने तेजी से 3 मुक्के फेंके, जिससे तीनों तलवार की लहरें बिखर गईं, लेकिन विलंब के इस क्षण ने कि जियानशिंग को अपने शरीर को मोड़ने और अपने महत्वपूर्ण अंगों पर वार करने से बचने दिया, जिससे वह जीवप्ती त्रिपाठी के कंधे पर हथेली से वार कर सका। यह एक चीख के साथ था कि जियानशिंग जमीन पर गिर पड़ा। जीवन और मृत्यु के महत्वपूर्ण क्षण में 9 सितारा तलवार विद्यालय 9 स्टार स्वॉर्ड स्कूल के इस उत्कृष्ट शिष्य ने अभूतपूर्व क्षमता और लड़ने की शक्ति के साथ विस्फोट किया। उसके हाथ लगातार नाचते रहे। उसने गहन तलवार कौशल का उपयोग करके उस पर झपट रहे 2 दानव जानवर को हराया, जब तक कि वे भ्रम नहीं बन गए और लगभग गिर नहीं गए। सफेद बाघ और डेविल बेल की जियानशिंग को काटने के लिए दौड़े, लेकिन वे उसे थोड़ा भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। उसकी तलवार अभी भी बाहर थी। उसके शरीर की सतह अनगिनत छोटी तलवार की किरणों से सुरक्षित थी। हर बार जब सफेद बाघ और डेविल बेल हमला करते थे तो उन्हें इन तलवार की रोशनी से निष्प्रभावी कर दिया जाता था। पलक झपकते ही सफेद बाघ और डेविल बेल पूरी तरह से गायब हो गए। आखिरकार ये जीवप्ती त्रिपाठी की जीवन शक्ति से सिंघनीभूत हमला था। इसमें केवल एक दानव जानवर का आकार था। एक बार जब उसकी जीवन शक्ति समाप्त हो गई तो उसका अस्तित्व स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाएगा। हे कि जियानशिंग करवाहट से हंसा। जीवप्ती त्रिपाठी को विजयी ढंग से देखते हुए उसके दिमाग में इतना बड़ा दानव जानवर बनाने के लिए जीवन शक्ति की भारी मात्रा का उपयोग करना नुकसान के लायक नहीं था। जीवप्ती त्रिपाठी की पृथक्करण और पुनर्मिलन सीमा 7वें चरण की खेती के साथ उसके लिए दूसरा संघनीभूत करना असंभव था, इसलिए उसके लिए लड़ने के लिए जीवन शक्ति को छोड़ना बेहतर था। लेकिन इससे पहले कि उसकी हंसी फीकी पड़ती, जीवप्ती त्रिपाठी की तिरस्कारपूर्ण निगाह के तहत एक और डेविल बेल और बाघ बाहर निकले जो पहले वाले के ठीक जैसे थे। ये कैसे संभव है कि जियानशिंग चौंक उठा। भले ही मैं हमला न करूं, यह चाल ही तुम्हें मारने के लिए काफी है। जीवप्ती त्रिपाठी ने कि जियानशिंग को ठंड से घूरा। कि जियानशिंग का भाव उदासी भरा हो गया। वह जानता था कि जीवप्ती त्रिपाठी डींगे नहीं मार रहा था। 2 जीवन शक्ति दानव जानवर से निपटना बेहद मुश्किल था। उसकी तलवार पहले से ही गिरने की कगार पर थी। अगर इसे फिर से मारा गया तो यह निश्चित रूप से ढह जाएगी। जीवन शक्ति की खपत बहुत अधिक थी। कि जियानशिंग अब पहले जैसा अभिमानी नहीं रहा। लेकिन मैं तुमसे अलग हूँ, मैं किसी भी प्रतिद्वंद्वी को कम नहीं आंकूंगा, इसलिए मैं फिर भी हमला करूंगा।
जैसे ही उसकी आवाज खत्म हुई, जीवक्ति त्रिपाठी और दैविया बैल और बाघ ने एक साथ हमला किया कि जियान शिंग की ओर झपटे। बाघ वाला स्वाभाविक रूप से शांत नहीं बैठेगा और दहाड़ पड़ा। उसकी अंगुली तलवार फिर से नाच उठी। इस बार कोई भी हो, किसी ने भी पीछे नहीं हटे, उन सभी ने अपनी पूरी ताकत का उपयोग किया। कोई भी लापरवाही अपूरणीय परिणाम ला सकती थी। लड़ाई अत्यंत भयंकर और बेहद खतरनाक थी। दो दानव जानवर एक बार फिर पराजित हो गए। जीवक्ति त्रिपाठी को भी कि जियान शिंग की 2 अंगुली तलवार से मारा गया। लगभग उसका शरीर छेद हो गया, जख्मों से खून बह रहा था और उसके कपड़े लाल हो रहे थे। कि जियान शिंग की हालत और भी बुरी थी। 3 के खिलाफ 1 लड़ते हुए उसकी तलवार पूरी तरह से नष्ट हो गई थी और उसकी सच्ची शक्ति, ट्रू एसेंस, लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। वह भारी सांस ले रहा था। एक बाह उसके बगल में लटक रही थी। उसकी बाहों को बुरी तरह से विकृत कर दिया गया था और हर जगह काटने के निशान थे। ये सभी सफेद बाघ के काटने के निशान थे। उसकी छाती अंदर धंस गई थी और उसकी कई पसलियां टूट गई थी। ये चोट दैवीय बैल के आवेश के कारण हुई थी। दैवीय बैल के सिर के सामने का सींग लगभग उसे छेद गया था। दोनों ने 10 फुट 10 फीट से अधिक की दूरी से एक दूसरे को देखा। जीवक्ति त्रिपाठी की आंखें ठंडी थीं, जबकि कि जियान शिंग का चेहरा फड़क रहा था। हालांकि वह विश्वास नहीं कर सकता था कि उसे एक पृथक्करण और पुनर्मिलन खेती करने वाले ने हरा दिया था। उसके पास तथ्य को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शर्म और अनिच्छा ने उसे लगभग पागल कर दिया। जीवक्ति त्रिपाठी ने उसे मारा नहीं। जीवन शक्ति खेती करने वाले का मृत्यु से पहले का हताश पिलताव हमला उसे थोड़ा डरा रहा था। वह कि जियान शिंग की गति के कमजोर होने का इंतजार कर रहा था। हे कि जियान शिंग को चिंता का थोड़ा सा भी निशान नहीं था। वह अभी भी ठंडा हंस रहा था। कुछ सांसों के बाद उसने एक उदासीपूर्ण भाव के साथ कहा, मैं मानता हूँ तुम वास्तव में बहुत मजबूत हो, औसत जीवन शक्ति खेती करने वाले से भी मजबूत। लेकिन भले ही तुम मुझे हरा दो तो क्या, मैं एक जीवन शक्ति खेती करने वाला हूँ। तुम मुझे मार नहीं सकते। अगर मैं जाना चाहता हूँ तो तुम मुझे रोक नहीं सकते। जोर से हंसते हुए कि जियान शिंग ने जमीन पर अपने पैर पटके और 300 मीटर हवा में उछल पड़ा। उसका शरीर हवा में झूल रहा था जब वह हवा में मंडरा रहा था। एक हाथ उसके बगल में लटक रहा था, दूसरा उसकी छाती पर जख्म को पकड़े हुए था। जीवक्ति त्रिपाठी को नीचे देखते हुए उसका चेहरा गर्व से भर गया। यही सच्ची तत्व सीमा, ट्रू एलिमेंट बाउंड्री, और पृथक्करण और पुनर्मिलन सीमा, सेपरेशन एंड रियूनियन बाउंड्री के बीच सबसे बड़ा अंतर है। मैं हवा में उड़ सकता हूँ, लेकिन तुम नहीं उड़ सकते, इसलिए मैं किसी भी समय जा सकता हूँ। बोलते हुए कि जियान शिंग ने एक घूंट खून उगल दिया। उसने मुश्किल से इसे पोंछने के लिए अपना हाथ फैलाया। उसने जीवक्ति त्रिपाठी को पागलपन से देखा और धीमी आवाज में कहा, मैं आज की शर्म को याद रखूंगा। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हारी कुत्ते की जान ले लूंगा। तुम बेहतर प्रार्थना करो कि तुम उस दिन तक जीवित रह सको। इतना कहने के बाद उसने अपनी आंखें संकीर्ण कर लीं, मानो वह जीवक्ति त्रिपाठी के चेहरे को अपनी आंखों में गहराई से छाप लेना चाहता हो। नीचे जीवक्ति त्रिपाठी उदासीन लग रहा था। उसने कि जियान शिंग को उदासीनता से देखा। थोड़ी देर बाद कि जियान शिंग पीछे मुड़ा और नफरत और अपमान से भरे दिल के साथ हवा में लड़खड़ाता हुआ चला गया। इस नफरत का बदला मैं जरूर लूंगा, कि जियान शिंग ने अपने दिल में कसम खाई। 300 फुट से कम उड़ने के बाद उसने अचानक अपने पीछे एक गर्मी महसूस की। तुरंत उसके पीछे एक ठंडी आवाज गूंजी, तुम सोचते हो कि तुम भाग सकते हो? कि जियान शिंग का चेहरा अचानक बदल गया। पल भर में वह डर के मारे पागल हो गया। जल्दी से पीछे मुड़ते हुए उसने ऊंचे आसमान के मंडप, हाई हेवन पवेलियन के शिष्य को अपना पीछा करते हुए देखा। लेकिन उसके पीछे चमकीले और जलते हुए विशाल पंखों का एक जोड़ा था। पंख एक विशाल पेंग, जायंट पेंग की तरह फड़फड़ा रहे थे, अत्यधिक अभिमानी। तुम कि जियान शिंग स्पष्ट रूप से भयभीत था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक खेती करने वाला अपनी पीठ पर पंख उगा सकता है। उसने केवल एक अक्षर थूका। जीवक्ति त्रिपाठी तेजी से उसके सामने दौड़ पड़ा। उसकी हथेली की जियान शिंग के पेट पर दबी, फिर एक बड़ा हाथ बाहर फैलाया कि जियान शिंग की गर्दन पकड़ी और बिजली की तरह जमीन की ओर दौड़ पड़ा। करीब से कि जियान शिंग ने जीवक्ति त्रिपाठी की आंखों में हत्या का इरादा देखा। ठंडा और थोड़ा सा भी भाव नहीं था। शोअ 2 आकृतियां उल्का की तरह आसमान में चमक गईं और पलक झपकते ही वे जमीन से टकरा गईं। वे अभी भी जमीन से 10 फुट 10 फीट दूर थे। जीवक्ति त्रिपाठी ने अपनी पूरी ताकत का उपयोग किया। उसने कि जियान शिंग को निर्ममता से जमीन पर फेंक दिया, लेकिन वह खुद अचानक रुक गया। पेंग धूल उड़ गई जबकि जियान शिंग का शरीर जमीन से टकराया। जमीन में सीधे एक छोटा गड्ढा टूट गया और हड्डियों के टूटने की आवाज सुनी जा सकती थी, एक फटे हुए बोरे की तरह। कि जियान शिंग काफी देर तक लुढ़का। तभी वह धीरे धीरे रुका। मुश्किल से अपनी आंखें खोलते हुए उसने जीवक्ति त्रिपाठी को अपने पंख फड़फड़ाते हुए और धीरे धीरे उसके पास आते हुए देखा। पास आकर जीवक्ति त्रिपाठी ने अपने पंख वापस लिए और जमीन पर उतर गया। कि जियान शिंग के सामने चलते हुए उसने उसे उदासीनता से देखा, ठीक वैसे ही जैसे कि जियान शिंग ने थोड़ी देर पहले उसे नीचे देखा था। उसका दिल मर चुका था। कि जियान शिंग का आखिरी सहारा, जिस पर उसे इतना गर्व था, जीवक्ति त्रिपाठी के सामने था। ये बिल्कुल भी कोई भूमिका नहीं निभा सका।
तुम अभी तक मरे नहीं हो, एक जीवन शक्ति विशेषज्ञ होने के लायक हो। जीवक्ति त्रिपाठी ने ठंडे ढंग से उपहास किया, अपना पैर उठाया और किजियान सिंह की गर्दन पर रख दिया। मुझे मत मारो, किजियान सिंह खांसते हुए संघर्ष किया, उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। क्या तुम 9 सितारा तलवार संप्रदाय के तलवार कौशल को सीखना नहीं चाहते? मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, तुम जो कुछ भी सीखना चाहते हो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मैं 9 सितारा तलवार संप्रदाय में एक उभरता हुआ सितारा भी माना जाता हूँ। मैं कई गहन तलवार कौशल के संपर्क में आया हूँ। खास खास कोई जरूरत नहीं, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। जीवक्ति त्रिपाठी उदासीन लग रहा था। 9 सितारा तलवार संप्रदाय के तलवार कौशल ने वास्तव में जीवक्ति त्रिपाठी को ईर्ष्यालु बना दिया, लेकिन जीवक्ति त्रिपाठी को विश्वास नहीं था कि किजियान सिंह वास्तव में उसे सिखाएगा, इस व्यक्ति के व्यक्तित्व और तरीकों के साथ। एक बार जब उसने अपनी जीवन शक्ति को ठीक कर लिया तो ये निश्चित रूप से एक चर वेरिएबल होगा, इसलिए वह उसे जीवित नहीं छोड़ सकता था। ये सुनकर किजियान सिंह का उदासीपूर्ण भाव अधिक से अधिक पराजित हो गया। तुम मेरे 9 सितारा तलवार संप्रदाय के साथ दुश्मन क्यों बनना चाहते हो? अगर तुम मुझे मार देते हो, खास मेरे सबसे बड़े भाई एल्डेस्ट ब्रदर को सबसे पहले पता चल जाएगा, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, उसकी ताकत के साथ तुम विरोध नहीं कर पाओगे। जीवक्ति त्रिपाठी की आंखें संकरी हो गईं क्योंकि उसने ठंडे ढंग से कहा, वुचेंगी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, भले ही वो मुझे ढूंढने न आए, मैं खुद उसे ढूंढ लूंगा। तुम वास्तव में इतने निर्दयी बनना चाहते हो? ये तुम हो जो मुझे मारना चाहता है। जीवक्ति त्रिपाठी ने व्यंग्य किया और अधिक शब्द बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसका पैर जोर से नीचे गिरा और उसकी जीवन शक्ति फूट पड़ी। एक चटकने की आवाज के साथ किजियान सिंह की गर्दन टूट गई, उसका सिर कमजोरी से एक तरफ गिर गया। अब जीवन के कोई संकेत नहीं दिख रहे थे। जिस क्षण किजियान सिंह की मृत्यु हुई, वुचेंगी, जो कुछ दर्जन किलोमीटर दूर था, अचानक माथे पर बल डाला और आश्चर्यचकित भाव के साथ दूरी में घूरने लगा। 3 भूत राजा घाटी गोस्ट किंग वैली के शिष्य एक विशेष पद्धति का उपयोग करके एक दूसरे के स्थान और जीवन को महसूस कर सकते थे, और 9 सितारा तलवार संप्रदाय के शिष्य भी ऐसा कर सकते थे। हालांकि वुचेंगी यह नहीं समझ पाया कि किजियान सिंह की मृत्यु कैसे हुई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वह तियान लांग राजवंश टियन लैंग डायनेस्टी के उन लोगों से मिला हो? यदि नहीं, तो उसकी जीवन शक्ति तीसरे चरण युएनची थर्ड स्टेज की खेती के साथ उसके इतनी दुखद मृत्यु होने का कोई कारण नहीं था। वुचेंगी के चेहरे पर एक पीड़ित भाव दिखाई दिया। उसने वास्तव में किजियान सिंह के जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं की, लेकिन क्योंकि किजियान सिंह के पास एक कीमती खजाना था। ये कुछ ऐसा था जो उसके वरिष्ठ भाइयों ने उस अलग दुनिया में प्राप्त किया था और उसे सौंपा गया था। जहां तक वुचेंगी जानता था, किजियान सिंह ने कभी भी इसका उपयोग करने के लिए तैयार नहीं था। भाई वो क्या हुआ? एक क्रोधित ज्वाला मंदिर रेजिंग फ्लेम टेम्पल के खेती करने वाले ने वुचेंगी के गरिमापूर्ण भाव को देखा और घबराकर पूछने से खुद को रोक नहीं पाया, क्या आसपास तियानलांग राजवंश का कोई है? ये संभव है। वुचेंगी ने अपना भाव शांत किया और फुसफुसाया, हमें गति बढ़ाने और छिपने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढने की कोशिश करने की जरूरत है। उसे यह कहते हुए सुनकर सभी के भाव थोड़े बदल गए, उनकी हरकतें अधिक से अधिक सतर्क हो गईं। इन पिछले कुछ महीनों में उन्होंने तियानलांग राजवंश के उन शिष्यों के हाथों बहुत नुकसान उठाया था। जेम प्रज्वलित लो और अमृत रस जेम 334 किजियान सिंह के मरने के बाद रक्त मोती ब्लड बीट को संघनीभूत होने में ज्यादा समय नहीं लगा। ये भूत राजा घाटी गोस्ट किंग वैली से मिले रक्त मोती के आकार का ही था। आखिरकार वे दोनों जीवन शक्ति क्षेत्र युएनची रेल्म के युवा खेती करने वाले थे, इसलिए ताकत में अंतर बहुत बड़ा नहीं था। जीवक्ति त्रिपाठी यांगकई ने सांस ली और रक्त मोती को रख दिया। फिर उसने किजियान सिंह के शरीर की तलाश ली। थोड़ी देर बाद उसे अलग अलग आकार के कई रक्त मोती मिले, जो किजियान सिंह की पिछली लड़ाई के लूट के माल होने चाहिए, लेकिन उसने उनका उपयोग नहीं किया था। इसके अलावा कुछ चांदी के टुकड़े, सिल्वर नोट्स और एक हरी बोतल थी। ये सब उसके लाभ थे। सब कुछ अपने ब्रह्मांड थैले यूनिवर्स बैग में रखते हुए जीवक्ति त्रिपाठी तेजी से जगह से चला गया। आधे दिन बाद एक पहाड़ के पेट में जीवक्ति त्रिपाठी आलती पालती मारकर बैठा और कुछ उपचार गोलियां हीलिंग पिल्स ली। उसने खून के धब्बों वाले अपने कपड़े भी बदल दिए ताकि खून की किसी भी संभावित गंध से छुटकारा मिल सके। जिस गुफा में वह छिपा हुआ था वह उसने खुद खोदी थी। ये जानने के बाद कि तियानलांग राजवंश टियन लैंग डायनेस्टी के लोग दानव जानवरों मॉन्स्टर बीस्ट्स को गुलाम बनाकर अपने लिए लड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जीवक्ति त्रिपाठी जानता था कि भविष्य में उसे और सतर्क रहने की जरूरत है। एक गुफा खोदना, उसमें छिपकर खुद को ठीक करना और फिर गुफा के प्रवेश द्वार को सील करना उसे किसी भी संभावित परेशानी से बचने देगा। किजियान सिंह के साथ लड़ाई चोटें न तो हल्की थी और न ही गंभीर। जीवक्ति त्रिपाठी की वर्तमान ताकत और ठीक होने की क्षमता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी, इसलिए उसे पूरी तरह से ठीक होने में केवल कुछ दिन लगेंगे, उपचार गोलियों की मदद से तो और भी कम। केवल 3 दिनों में उसके शरीर पर 3 खूनी छेद अब कोई समस्या नहीं थे। हालांकि वे पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे, लेकिन अब उनसे खून नहीं बह रहा था। इन 3 दिनों में जीवक्ति त्रिपाठी किजियान सिंह के साथ लड़ाई को याद कर रहा था।
उसके अहंकार और नुकसान को, अपनी खुद की सतर्कता को, दूसरों की कमियां ढूंढना और खुद पर चिंतन करना। क्या फसल? अपनी आंखें खोलने के बाद उसका शरीर खुशी से भर गया था। अपनी पूरी ताकत से लड़ना उसे खुशी दे रहा था। शक्ति केंद्र डैंशन में अमृत रस यांग लिक्विड को थोड़ा फिर से भरना था। सौभाग्य से महागुरु लिंग ताइशु ग्रैंड मास्टर लिंग ताइजू ने अपने ब्रह्मांड थैले में कुछ बोतलें जीवप्ति यांग विशेषता वाली गोलियां एट्रीब्यूट पिल्स छोड़ दी थी, इसलिए जीवप्ति त्रिपाठी को इसकी चिंता नहीं थी। एक पूरी बोतल निगलने के बाद शक्ति केंद्र में अमृत रस 1 दर्जन बूंदे बढ़ गया। जीवन शक्ति के शुद्ध होने के बाद अमृत रस की एक बूंद को संघनीभूत करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा पहले से कहीं ज्यादा हो गई थी, जो एक अच्छी बात थी। इसके बारे में सोचकर जीवप्ति त्रिपाठी ने बची हुई कुछ बोतलें जीवप्ति विशेषता वाली गोलियां भी निगल ली। अंत में उसके पास अमृत रस की मात्रा काफी बढ़ गई थी। फायर प्रज्वलित लो और अमृत रस की पहचान। उसने ब्रह्मांड थैले की तलाश ली। जीवप्ति त्रिपाठी ने एक हरी बोतल बाहर निकाली। ये बोतल की जियान सिंह के शरीर पर मिली थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि अंदर क्या है। जब उसने बोतल का ढक्कन खोला तो एक झुलसा देने वाली गर्मी ने तुरंत हमला किया। इससे जीवप्ति त्रिपाठी को एक परिचित एहसास हुआ, लेकिन वह थोड़ा भावुक हुए बिना नहीं रह सका। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि इस बोतल में निहित ऊर्जा अत्यंत शुद्ध और समृद्ध थी, हालांकि यह उसकी खुद की जीवप्ति विशेषता जीवन शक्ति यांग एट्रीब्यूट यूएनची में ऊर्जा के कुछ समान थी। हालांकि ये एक जैसी नहीं थी। अपना सिर नीचे करते हुए जीवप्ति त्रिपाठी ने बोतल में एक कांच जैसा तरल देखा, जो लपटों के रंग का था। ज्यादा नहीं, केवल 4 या 5 बूंदे कि जियान सिंह के पास इस तरल की बोतल के अलावा कुछ भी नहीं था। उसने इसे एक खजाने की तरह माना, इसलिए इसका मूल्य निश्चित रूप से कम नहीं था। लेकिन ये चीज वास्तव में क्या थी? जीवप्ति त्रिपाठी ने बाएं और दाएं अवलोकन किया, इधर उधर सूंघा, चुपके से अंदाजा लगाया। वह अत्यंत जिज्ञासु था। बूढ़े दानव, ओल्ड डेमन। जीवप्ति त्रिपाठी ने पुकारा। हाँ, ये बूढ़ा सेवक यहाँ है। बूढ़े दानव ने काफी खुशामद भरे अंदाज में जवाब दिया। इस चीज को देखो, क्या तुम इसे पहचानते हो? जीवप्ति त्रिपाठी ने पूछा। बूढ़ा दानव अजीब ढंग से कुछ बार खांसे बिना नहीं रह सका। भूल जाओ। जीवप्ति त्रिपाठी का दिल दिन की तरह साफ था। वह जानता था कि बूढ़ा दानव फिर से मूर्ख बन गया होगा। बूढ़े दानव की स्मृति अव्यवस्थित थी। कभी कभी यह बहुत उपयोगी हो सकती थी और कभी कभी यह पूरी तरह से बेकार थी। जीवप्ति त्रिपाठी को इसकी आदत हो गई थी। अगर बूढ़ा दानव वास्तव में इस चीज को पहचानता था तो वह अपने ज्ञान को साबित करने के लिए कूद पड़ता। वह जीवप्ति त्रिपाठी के पूछने का इंतजार क्यों करता? थोड़ी देर सूंघने के बाद जीवप्ति त्रिपाठी ने महसूस किया कि यह चीज जहरीली नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसने थोड़ी देर बूढ़े दानव के साथ चर्चा की। उसने भी यही सोचा, लेकिन जीवप्ति त्रिपाठी अभी भी थोड़ा चिंतित था, इसलिए वह अपनी एकांतवास सेक्लूशन से बाहर दौड़ पड़ा। लंबे समय तक खोजने के बाद उसे आखिरकार एक अकेला चौथे चरण 4th ग्रेड का दानव जानवर मिला। बिना किसी स्पष्टीकरण के उसने दानव जानवर को बेहोश होने तक मारा, फिर उसे गुफा में वापस ले आया। वापस आने के रास्ते में जीवप्ति त्रिपाठी ने एक सूखी घास का डंठल तोड़ा, उसे सावधानी से बोतल में तरल में डुबोया और फिर उसे दानव जानवर के मुंह में डाल दिया। वह चुपचाप इंतजार करता रहा और अवलोकन करता रहा। कलिशन आश्चर्यजनक परिणाम। कुछ ही देर बाद दानव जानवर ने एक अतुलनीय शोकपूर्ण दहाड़ मॉनफुल हाउल निकाली, जैसे कि उसे जहर दिया गया हो। उसका पूरा शरीर लगातार ऐंठ रहा था क्योंकि उसके मुंह से सफेद झाग बाहर आ रहा था। उसका शरीर रोशनी और अंधेरे के बीच छिलमिला रहा था। जीवप्ति त्रिपाठी का भाव गंभीर था। वह चुपके से सोच रहा था कि यह भाग्य की बात है कि उसने अभी जोखिम नहीं लिया, अन्यथा वह शायद ये भी नहीं जान पाता कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। जैसे ही जीवप्ति त्रिपाठी ने सोचा, चौथे चरण के दानव जानवर ने अचानक ऊर्जा का एक उछाल उत्सर्जित किया और फिर वह अचानक जीवप्ति त्रिपाठी के प्रतिबंधों से मुक्त हो गया, जोश से भरा हुआ, और गुफा में जीवप्ति त्रिपाठी के साथ भयंकर ढंग से लड़ा। इस अवस्था में ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसे जहर दिया गया हो। एक लंबी भयंकर लड़ाई के बाद जीवप्ति त्रिपाठी गुस्से से मर गया। दानव जानवर के शव को हैरानी से देखते हुए जीवप्ति त्रिपाठी थोड़ा परेशान था। इससे पहले कि वह इसे वापस लाता, ये स्पष्ट रूप से केवल एक चौथे चरण का दानव जानवर था और वह इसे आसानी से बेहोश कर सकता था, लेकिन उसने क्यों महसूस किया कि यह अभी बहुत मजबूत था। ऐसा लगता है कि इसमें एक 5वें चरण 5th ग्रेड के दानव जानवर की ताकत थी। जैसे ही वह परेशान हो रहा था, एक रक्त मोती चुपचाप बन गया। जीवप्ति त्रिपाठी ने इसे देखा और लंबे समय तक स्तब्ध रहा। उसका भाव अनिश्चित था और वह उसने से खुद को रोक नहीं पाया। युवा स्वामी, शांत हो जाइए। बूढ़ा दानव ने जल्दी से उसे सांत्वना दी। जीवप्ति त्रिपाठी के गुस्से का कारण इस हरी बोतल के अंदर क्या था, यह नहीं था। इसका सबूत दानव जानवर की मृत्यु के बाद संघनीभूत हुआ रक्त मोती था। यह रक्त मोती एक छोटे नाखून के आकार का था। हालांकि यह एक 5वें चरण के दानव जानवर के रक्त मोती जितना बड़ा नहीं था, लेकिन यह चौथे चरण के दानव जानवर के रक्त मोती से काफी बड़ा था। इतने कम समय में एक चौथे चरण के दानव जानवर को 5वें चरण के करीब के स्तर तक बढ़ाने में सक्षम होना बोतल में तरल स्पष्ट रूप से एक प्रकार का खजाना था।
6 महीने पहले उसने जो सुना था उसे मिलाकर और बोतल में तरल के आकार और रंग की तुलना करते हुए जीवक्ति त्रिपाठी का चेहरा परेशानी से भरा हुआ था। प्रज्वलित लौ और अमृत रस, ब्रिलियंट फ्लेम लिक्विड, ये एक प्राकृतिक खजाना था जो जीवन शक्ति को परिष्कृत कर सकता था। ये जीवन शक्ति को शुद्ध और अधिक उत्कृष्ट बना सकता था। इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें नहीं थी जो एक खेती करने वाले की जीवन शक्ति को परिष्कृत कर सके, इसलिए हर प्रकार अमूल्य था। उदाहरण के लिए नोवियन जीवन शक्ति संघनन रोज 19 UN कंडेंसिंग ड्यू एक उच्च स्तरीय अस्तित्व था, और यह प्रज्वलित लौ और अमृत रस वही था। पहले जब उसने परावर्तक चंद्रमा संप्रदाय रिफ्लेक्टिंग मून सेक्ट के वृद्ध जुओवेन एल्डर जुओवेन को झील के पास प्रज्वलित लौ और अमृत रस का उल्लेख करते हुए सुना था, तो जीवक्ति त्रिपाठी बहुत लुभाया नहीं गया था, क्योंकि उसके पास पहले से ही नौवीं जीवन शक्ति संघनन रोज थी, इसलिए लालची होने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब उसे संयोगवश प्रज्वलित लौ और अमृत रस मिल गया था। स्थिति अलग थी। नौवीं जीवन शक्ति संघनन रोज का उपयोग तब किया जा सकता था जब वह जीवन शक्ति में आगे बढ़ रहा था। प्रज्वलित लौ अमृत रस का उपयोग अब किया जा सकता था, और अगर वह दोनों का एक ही समय में उपयोग करता है तो प्रभाव निश्चित रूप से बेहतर होगा। दुर्भाग्य से ऐसा खजाना एक दानव जानवर द्वारा आधा बूंद में विभाजित हो गया था। जीवक्ति त्रिपाठी का दिल दर्द कर रहा था, उसका जिगर दर्द कर रहा था, उसके फेफड़े दर्द कर रहे थे, उसके शरीर का हर हिस्सा दर्द कर रहा था। चीजें पहले ही इस बिंदु तक पहुंच चुकी थी। परेशान होना बेकार था। 9 सितारा तलवार संप्रदाय के इस व्यक्ति के अच्छे भाग्य पर विलाप करते हुए वह आलती पालती मारकर बैठ गया। सावधानी से बोतल से प्रज्वलित लौ अमृत रस की एक बूंद लेते हुए जीवक्ति त्रिपाठी ने तेजी से अपनी आंखें बंद कर ली और इसे पी लिया। आंखों से नाक तक, नाक से दिल तक, ध्यान में प्रवेश। सच्ची या गुप्त तकनीक ट्रू यांग टैक्टिक्स को संचालित करते हुए जीवक्ति त्रिपाठी ने अपने पेट से फैलती हुई एक जलन महसूस की। जो लोग जीवक्ति या अग्नि तकनीक फायर टेक्निक्स की खेती करते थे, उन्हें आमतौर पर इस तरह का एहसास नहीं होता था। इससे ये देखा जा सकता था कि प्रज्वलित लौ और अमृत रस में निहित ऊर्जा कितनी गर्म थी। शुरुआत में जलन का एहसास बहुत मजबूत नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता जीवक्ति त्रिपाठी ने जल्द ही एक भट्टी में होने जैसा जलन का एहसास किया। उसका पूरा शरीर भाप दे रहा था और उसके नए कपड़े जो उसने अभी बदले थे तुरंत पसीने से भीग गए थे। ये तीव्र जलन का एहसास पहले उसके निचले पेट में एक पल के लिए ठहरा और फिर इसे तुरंत सच्ची या गुप्त तकनीक द्वारा निर्देशित किया गया। सभी दिशाओं से यह उसके हाथों और पैरों की हड्डियों में उड़ेल दिया गया। उसकी नसों मेरिडियंस में गंभीर दर्द था। जीवक्ति त्रिपाठी ने कसकर अपने दांत भींच लिए, थोड़ा सा भी आराम करने की हिम्मत नहीं की और गुप्त कलाएं सीक्रेट आर्ट्स तेज और तेज घूमने लगी। ये गर्मी एक लौ की तरह थी जो आसमान को जला सकती थी, एक मैग्मा की तरह थी जो पृथ्वी को भस्म कर सकती थी। अपनी नसों में बहते हुए इसने जीवक्ति त्रिपाठी की नसों में जीवन शक्ति को भी जला दिया। कुछ परिचालन सर्कुलेशंस के बाद जीवक्ति त्रिपाठी ने अचानक पाया कि उसकी जीवन शक्ति को संपीड़ित, कंप्रेस्ड और शुद्ध कर दिया गया था। ये और भी शुद्ध हो गया था। उसकी आत्मा हिल गई और उसने और भी अधिक ध्यान केंद्रित किया। थोड़ी देर बाद उसकी नसों में जीवन शक्ति फिर से अपनी सीमा तक पहुंच गई और अब शुद्ध नहीं हो सकती थी। जीवक्ति त्रिपाठी ने प्रज्वलित लौ अमृत रस में निहित ऊर्जा को निर्देशित करने के लिए अपने मन का उपयोग किया। इसे शक्ति केंद्र में डुबो दिया। शक्ति केंद्र के अंदर अमृत रस की लगभग 100 बूंदें थी जिन्हें जलाया जा सकता था। समय धीरे धीरे बीता। कुछ दिनों बाद जीवक्ति त्रिपाठी ने अपनी आंखें खोली। उसकी पुतलियां रोशनी से उमड़ रही थी और अनजाने में एक गहरी सांस ली। ताजगी। प्रज्वलित लौ अमृत रस की एकल बूंद के साथ जीवक्ति त्रिपाठी की जीवन शक्ति को एक बार फिर परिष्कृत किया गया। अमृत रस की 100 बूंदों को 1 दर्जन से अधिक कम कर दिया गया, लेकिन हर बूंद में निहित ऊर्जा पहले से कहीं ज्यादा थी। न केवल उसकी जीवन शक्ति में एक परिवर्तन आया था, बल्कि उसकी नसों और शरीर में भी कुछ सूक्ष्म परिवर्तन हुए थे। उसकी नसों कड़ी और चौड़ी हो गई थी, उसका शरीर अधिक दृढ़ हो गया था और उसकी त्वचा का हर इंच, हर कोशिका पुनर्जीवित हो गई थी, अंदर से बाहर तक। उसकी मूल पृथक्करण और पुनर्मिलन सीमा 7वें चरण की खेती को बहुत समेकित कर दिया गया था और वह पृथक्करण और पुनर्मिलन 8वें चरण सेपरेशन एंड रियूनियन 8th स्टेज में तोड़ने से दूर नहीं था। यह उसकी जीवन शक्ति के संयमित कठोर शरीर बॉडी टेम्परिंग का प्रभाव था। कभी कभी जब तोड़ा जाता है तो शरीर में ऊर्जा बढ़ाना ही एकमात्र तरीका नहीं होता है। बूढ़े दानव, अगर मैं प्रज्वलित लौ अमृत रस की एक और बूंद लेता हूँ तो क्या मैं सीधे तोड़ पाऊंगा? जीवक्ति त्रिपाठी प्रयास करने के लिए उत्सुक था। हालांकि बूढ़ा दानव कभी कभी अविश्वसनीय होता था, लेकिन उसने अब उसे बहुमूल्य अनुभव दिया था। यह शायद बेकार है। युवा स्वामी की जीवन शक्ति को इस हद तक परिष्कृत करने में सक्षम होना इस तरह के कीमती खजाने का सबसे बड़ा प्रभाव है। इस तरह की चीज ऐसी नहीं है कि आप जितना ज्यादा लेते हैं उतना ही बेहतर प्रभाव पड़ता है। यदि आप अपनी जीवन शक्ति को फिर से परिष्कृत करना चाहते हैं तो आपको एक बेहतर और उच्च श्रेणी का खजाना ढूंढना होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। जीवक्ति त्रिपाठी ने अपने विचार त्याग दिए और गंभीरता से छोटी हरी बोतल को अपने ब्रह्मांड थैले में भर दिया। 9 सितारा तलवार संप्रदाय के लोगों को ये प्रज्वलित लौ अमृत रस कहाँ मिला? कि जियांग के पास कुछ बूंदें थी, तो वो जेंगी का क्या? उसके पास शायद और भी ज्यादा होगा, है ना?
ऐसा सोचकर जीवक्ति त्रिपाठी व्यंग्य किए बिना नहीं रह सका। वू चेंगी ने कि जियानशिन को उसका शिकार करने के लिए भेजा था, तो जीवक्ति त्रिपाठी उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता था। उनके बीच पहले से ही दुश्मनी थी, और अब जब उसे पता चला कि दूसरे पक्ष के पास ऐसा कीमती खजाना है, तो अगर जीवक्ति त्रिपाठी को उसके बारे में विचार नहीं आते तो यह अजीब होगा। हालांकि वू चेंगी की ताकत बहुत मजबूत थी, और वह खेती करने वालों के उस समूह का अस्थायी नेता भी था। अगर जीवक्ति त्रिपाठी वास्तव में उसे नाराज करना चाहता था तो उसका अच्छा अंत नहीं होगा, इसलिए इस मामले को धीरे धीरे निपटाया जा सकता था। अपने मिजाज को ठीक करते हुए जीवक्ति त्रिपाठी एकांतवास से बाहर निकला। अगले 1 महीने तक जीवक्ति त्रिपाठी इस अलग दुनिया में दानव जानवरों का शिकार करता रहा। इस 1 महीने की भटकन के दौरान जीवक्ति त्रिपाठी को किसी और का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन उसे मिले दानव जानवरों की संख्या बहुत कम थी। ऐसा लग रहा था कि चीजें वास्तव में वैसी ही थी जैसा कि चेन जू शू ने उसे बताया था। इस अलग दुनिया में अधिकांश दानव जानवरों को तियानलांग राजवंश के लोगों ने गुलाम बना लिया था। है स्नेक तियानलांग की विशैली सुंदरता। स्नेक 235। 1 महीने के प्रशिक्षण के बाद जीवक्ति त्रिपाठी यांगकई की फसल बहुत कम थी। वह ज्यादा दानव जानवर मॉन्स्टर बीस्ट नहीं मार सका, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे कोई रक्तमणि ब्लड ऑब्स नहीं मिली, लेकिन यह गौण था। मुख्य बात यह थी कि उसे मिले दानव जानवर बहुत कमजोर थे। एक चौथे चरण रैंक 4 का दानव जानवर जीवक्ति त्रिपाठी के सामने कुछ चालों से ज्यादा नहीं टिक सकता था, और कमजोर 5वें चरण रैंक 5 का दानव जानवर भी कुछ हद तक अपर्याप्त था। एक कठिन लड़ाई का अनुभव किए बिना उसके लिए अपनी खुद की नींव में कोई सफलता हासिल करना असंभव था। जीवक्ति त्रिपाठी रक्त और मजबूत दुश्मनों के अभिषेक के लिए तरस रहा था। ऐसा नहीं था कि उसने कुछ भी हासिल नहीं किया था। इस महीने के दौरान जीवक्ति त्रिपाठी ने अनजाने में पशु आत्मा कौशल बीस्ट सो स्किल का एक और उपयोग खोजा। जो पशु आत्मा कौशल उसने 2 अत्याचारी दानव जानवर के अवशिष्ट विचारों रेमनेंट थॉट्स से प्राप्त किया था, वह केवल हमले के लिए नहीं था। हालांकि जीवक्ति त्रिपाठी खुद अभी भी इस उपयोग की खोज की प्रक्रिया में था और इसे अभी तक पूर्ण नहीं कर पाया था। इस दिन जीवक्ति त्रिपाठी द्वारा 3 चौथे चरण के दानव जानवर को मारने के बाद 30 मील दूर एक निश्चित जंगल में एक महिला ने अचानक अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों में ठंडक और आश्चर्य का एक निशान चमका। जीमो और बंदी शिष्य। इस महिला की पोशाक और चेहरे की विशेषताएं बड़े आदमी से थोड़ी अलग थीं। वह तियानलांग साम्राज्य टियनलांग किंगडम की खेती करने वालों में से एक थी। वह बदसूरत नहीं थी और यहाँ तक कि बहुत सुंदर भी कहा जा सकता था, लेकिन किसी कारण से यह महिला लोगों को एक बहुत ही अजीब एहसास देती थी, जैसे एक सुंदर सांप जो छिपा रहता है लेकिन हमला नहीं करता, और किसी भी समय वह लोगों को काटने और उन्हें मारने के लिए अपने जहरीले दांत का उपयोग करेगा। कोई भी उसे देखता तो उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं करता। उसकी पोशाक काफी खुली हुई थी, उसकी जैद जैसी बाहें खुली हुई थी और उसके ऊपरी शरीर पर तंग छोटी चोली उसकी प्रभावशाली आकृति को छिपा नहीं सकती थी। जब उसने अपने हाथ ऊपर उठाए तो उसका सपाट पेट और उत्तम नाभि बिना किसी संदेह के प्रकट हो गए। उसका निचला शरीर और भी सरल था, छोटी चड्डी के साथ जो उसकी कमर तक पहुंचती थी। उसकी 2 पतली सुंदर टांगें ठीक वैसे ही खुली हुई थी। उसने जीवक्ति त्रिपाठी की दिशा में देखा और उसके मुंह के कोने पर एक हल्की ठंडी मुस्कान थी। वह धीरे धीरे खड़ी हुई। उसका उत्तम और छोटा शरीर अतुलनीय विस्फोटक शक्ति से भरा हुआ था। जब वह खड़ी हुई तो उसके पीछे खड़े 2 लोगों ने चुपचाप कुछ कदम पीछे हटाए और इस तियानलांग साम्राज्य की महिला की पीठ को घूरने लगे। उनकी आंखें डर और नाराजगी से भरी हुई थी। ये 2 लोग एक पुरुष और एक स्त्री थे। अगर जीवक्ति त्रिपाठी यहाँ होता तो वह निश्चित रूप से हैरान होता, क्योंकि ये 2 वास्तव में भूत राजा घाटी गोस्ट किंग वैली के शिष्य जिनहाओ और लेंगशान थे। भूत राजा घाटी के 2 शिष्य इस क्षण तियानलांग राजवंश की महिला को घूर रहे थे, और जैसे ही उन्होंने घूरा उनकी जीवन शक्ति अनजाने में उमड़ उठी, क्योंकि हत्या का इरादा उनकी आंखों में चमक उठा। दहाड़। इस समय उनके चारों ओर दर्जनों दानव जानवर अचानक अपने दांत दिखाए और चेतावनी के साथ जिनहाओ और लेंगशान पर दहाड़ पड़े। तियानलांग राजवंश की महिला धीरे धीरे मुड़ी और जिनहाओ और लेंगशान को एक अटपूर्ण दृष्टि दी। वे दोनों कांपे बिना नहीं रह सके। उसने जल्दी से अपना हत्या का इरादा और जीवन शक्ति वापस ले ली। तुम मुझे मार नहीं सकते। तियानलांग राजवंश की महिला का नाम जीमो था। जिनहाओ और लेंगशान 1-2 महीने से उसके पास थे, लेकिन यह एकमात्र जानकारी थी जो वे उसके बारे में जानते थे। जीमो ने ठंड से सूंघा। केवल एक बार अगर तुमने फिर से कोई मजाकिया कोशिश करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। निर्दयी होने के लिए मुझे दोष मत देना। हालांकि जिनहाओ और लेंगशान की आंखें अपमान से भरी हुई थी, उन्होंने उद्धत प्रेजम्पचुअसली कार्य करने की हिम्मत नहीं की। जिनहाओ ने जल्दी से अपना सिर झुकाया और कहा, अधीनस्थ सबॉर्डिनेट और छोटी बहन जूनियर सिस्टर हिम्मत नहीं करते। कृपया आश्वस्त रहें युवती जी, यंग लेडी जी। जीमो ने उसे गहराई से एक पल के लिए घूरा, फिर मुस्कुराए। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम मेरे हाथों में गिर गए। अगर तुम गलती से मेरे 2 भाई और वरिष्ठ बहन सीनियर सिस्टर के हाथों में गिर जाते तो मुझे डर है कि तुम पहले ही मर चुके होते।
ऐसा कहते हुए जीमो धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी पतली कमर धीरे से झूल रही थी क्योंकि उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। जिन हाओ ने चुपचाप ऊपर देखा और एक घूंट निगलने से खुद को रोक नहीं पाया। जीमो की आकृति अद्भुत थी। उसकी पोशाक इतनी बोल्ड और अप्रतिबंधित थी जो महान कुरु राजवंश ग्रेट हा डायनेस्टी की महिलाओं से पूरी तरह से अलग थी। हालांकि वे कई दिनों से एक साथ थे, हर बार जब उसने उसे देखा तो उसने उसे एक अजीब उत्साह का एहसास दिया, खासकर वह सपाट पेट और उत्तम नाभि जो गर्मजोशी से भरे जिन हाओ के लिए एक विशाल आकर्षण थे। वह अक्सर इसके बारे में कल्पना करता था, अगर वह इस आकर्षक महिला को नग्न कर सकता, निर्ममता से उसे तबाह कर सकता, उसकी सुंदरता का स्वाद ले सकता, उसकी दया की भीख सुन सकता और चीख सुन सकता, तो वह कितना खुश होगा। लेकिन जिन हाओ ने केवल इसके बारे में सोचने की हिम्मत की। जीमो के सामने उसने कोई टेढ़ा विचार रखने की हिम्मत नहीं की। तियानलांग राजवंश की यह महिला, वह एक मालकिन थी जो पलक झपकाए बिना मार डालती थी। भूत राजा घाटी के शिष्यों की तुलना में वह और भी क्रूर और खूनी थी। जीमो लेंगशान के पास गई और उसके सामने खड़ी हो गई, अभी भी मुस्कुरा रही थी। लेंगशान के चेहरे पर घृणा का एक अप्राकृतिक रूप दिखाई दिया। उसका शरीर कांपे बिना नहीं रह सका, लेकिन उसने आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। जीमो हंसी और अपना जेड जैसा हाथ फैलाया, लेंगशान की नाजुक ठुड्डी को ऊपर उठाया और उसके पतले लाल होंठों को घूरा। अगले ही पल वह अचानक आगे झुकी और अपने होंठ लेंगशान के खिलाफ दबा दिए। जिनहाओ ने एक गहरी सांस ली और चुपचाप अपने शरीर को झुका दिया, चुपचाप अपने नितंबों को बाहर निकाला, अपने खून को खोलते हुए महसूस किया। चूसने की आवाज आई और लेंगशान का शक्तिहीन प्रतिरोध ने केवल जीमो की रुचि को जगाया। एक हंसी के साथ जीमो ने अपना हाथ फैलाया और इसे लेंगशान के कपड़ों में डुबो दिया, टटोलना शुरू कर दिया। जिनहाओ की आंखें ईर्ष्या से लाल हो गईं। संप्रदाय सेक्ट में लेंगशान का दर्जा बहुत ऊंचा था, यहाँ तक कि उसने भी उसके साथ उद्धत होने की हिम्मत नहीं की, लेकिन इन दिनों उसे एक और महिला द्वारा चखा जा रहा था। वह सांप जैसी जीभ उसके मुंह में जांच कर रही थी। वह भरा हुआ सीना आकार से बाहर गूंथा जा रहा था और वह गोल नितंब एक पतले जैद हाथ से ढके हुए थे जो उसकी आंखों के सामने लगातार आकार बदल रहे थे। ये पहली बार नहीं था जब ऐसी चीज हुई थी। जिनहाओ ने इसे कम से कम 7 या 8 बार देखा था और हर बार यह उसे इच्छा से जला देता था। यह असहनीय था। लेंगशान का शक्तिहीन प्रतिरोध समर्पण में बदल गया। 2 महिलाओं की सांसें धीरे धीरे तेज हो गईं और उनके दिल की धड़कन की आवाज सुनी जा सकती थी, जिससे किसी की कल्पना जंगली हो जाती थी। जिनहाओ ने खुद को सिर मोड़ने के लिए मजबूर किया। उसे डर था कि वह खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाएगा। काफी देर बाद जीमो ने लेंगशान को छोड़ दिया और 2 महिलाओं के होंठ अलग हो गए। एक क्रिस्टल स्पष्ट रेखा उनके होंठों को जोड़ रही थी। लेंगशान की छाती हिंसक रूप से उठ और गिर रही थी और उसकी आंखों के कोनों से आंसू गिर रहे थे। जीमो हंसी और उन्हें पहुंचने के लिए हाथ बढ़ाया, एक प्रेमी की तरह कोमल। क्या तुम उसे वैसे ही चाहते हो जैसे मैं करती हूँ? जीमो ने अचानक अपना सिर मोड़ा और मुस्कान के साथ जिनहाओ को देखा। आह! जिनहाओ ने खाली देखा, उसके चेहरे पर एक परेशान रूप था। जीमो ने अपने होंठ भींचे। तुम अपनी छोटी बहन को पसंद करते हो, है ना? जिनहाओ ने लेंगशान को देखा और सिर हिलाया। मैं तुम्हें एक मौका दे सकती हूँ। जीमो ने जिनहाओ को अर्थपूर्ण ढंग से देखा। चलो देखते हैं कि तुम इसे पकड़ सकते हो या नहीं। जिनहाओ का चेहरा संघर्ष और दर्द से भरा हुआ था, लेकिन जीमो को जल्दी नहीं थी और बस उसे चुपचाप देखा, उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। वह जानती थी कि जिनहाओ उसके प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं करेगा क्योंकि वह एक सज्जन नहीं था। निश्चित रूप से एक पल बाद जिनहाओ अचानक जमीन पर घुटने टेके और ईमानदारी से कहा, यह अधीनस्थ युवती को ईमानदारी से अपनी निष्ठा देने के लिए तैयार है। अब से यह अधीनस्थ युवती के आदेशों को पूरा करने के लिए पानी से गुजरेगा और आग पर चलेगा। हे, जीमो हंसी और थोड़ा सिर हिलाया। बहुत अच्छा। एक बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों के सामने झुक जाता है। मुझे स्मार्ट लोग पसंद है। भाई, लेंगशान का भाव अचानक ठंडा हो गया क्योंकि उसने उदासी से जिनहाओ को घूरा। जिनहाओ का भाव अजीब हो गया। छोटी बहन, तुम और मैं युवती की मर्जी पर जी या मर सकते हैं, हमें विरोध क्यों करना चाहिए? युवती दयालु और धर्मी है और हमें एक मौका देने के लिए तैयार है। अगर हम उसकी इच्छाओं का पालन करते हैं तो हम जीवित रह सकते हैं। लेंगशान ने घृणा से जिनहाओ को देखा और अब कुछ नहीं कहा, धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। जीमो हंसी और पास के एक पेड़ के पास पीछे हट गई, आधा तने के खिलाफ झुक गई। उसका भाव आलसी और मोहक था क्योंकि उसने फुसफुसाया, जाओ और मेरे लिए किसी को पकड़ने में मेरी मदद करो। इस कार्य को पूरा करने के बाद तुम्हारी छोटी बहन तुम्हारे अधीन होगी, तुम उसके साथ जो चाहो कर सकते हो। ये सुनकर लेंगशान का भाव बदल गया जबकि जिनहाओ का चेहरा उत्साह से भर गया। अगर तुम काफी तेज हो, काफी कुशल हो और मुझे बहुत देर तक इंतजार नहीं कराते हो। जीमो ने अपनी लाल जीभ बाहर निकाली और अपने होंठ चाटे। मुझे इस बार तुम्हारे साथ रहने दो। युवती को पुरुष और महिला दोनों पसंद है। हे। जिनहाओ अपनी लार निगलने से खुद को रोक नहीं पाया। अपनी छोटी बहन के साथ खेलने में सक्षम होना और तियानलांग राजवंश की मोहक महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाने में भी सक्षम होना। 2 फीनिक्स के साथ एक ड्रैगन, क्या सपना! जिनहाओ तुरंत उत्साहित हो गया और उत्साह से कहा, कृपया मुझे निर्देश दे, युवती। जीमो का भाव गंभीर हो गया क्योंकि उसने एक निश्चित दिशा में इशारा किया, तुम्हें यहाँ से 30 किलोमीटर जाना होगा।
तुम्हारा लक्ष्य यहाँ है, इसलिए तुम्हें तेजी से चलना होगा। अगर तुम बहुत धीमे हो तो तुम पकड़ नहीं पाओगे। जिन हाओ की भौहें सिकुड़ गईं। क्या मैं युवती से पूछ सकता हूँ वहाँ कितने लोग हैं? केवल एक होना चाहिए, जीमो ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। एक। जिन हाओ का भाव थोड़ा बदल गया। अब तक जीवित रहने में सक्षम होना उसकी ताकत निश्चित रूप से कमजोर नहीं है। युवती, मैं अपनी छोटी बहन के साथ जाना चाहूंगा, कृपया मुझे अनुमति दें। हे, जीमो हंसी। तुम्हारी छोटी बहन को पीछे रहना होगा, इसलिए वह तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, लेकिन मैं तुम्हें कुछ दानव जानवर भेज सकती हूँ। 3-5वें चरण के दानव जानवर काफी होने चाहिए, है ना? जिन हाओ का भाव कड़वा हो गया, ये जानते हुए कि दूसरा पक्ष अभी भी उस पर विश्वास नहीं करता था। 3-5वें चरण के दानव जानवर उसे मारने के लिए काफी से ज्यादा थे। ये कहने के बजाय कि ये दानव जानवर उसका समर्थन करने के लिए यहाँ थे, ये कहना बेहतर होगा कि वे उसकी निगरानी के लिए यहाँ थे। ये काफी है। जिन हाओ ने कोई असंतोष दिखाने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से सिर हिलाया। जाओ, याद रखना, तुम्हारी छोटी बहन तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रही है। मैं भी इंतजार करूंगी। जीमो ने जिन हाओ को आंख मारी। हाँ। जिन हाओ उठा और जीमो ने जो दिशा बताई थी उस दिशा में उड़ गया। 3-5वें चरण के दानव जानवर तेजी से पीछे हो लिए। हालांकि वे सभी 5वें चरण के दानव जानवर थे, फिर भी उनके बीच ताकत में अंतर था। उड़ते समय जिन हाओ ने पीछे मुड़कर देखा और तीनों दानव जानवरों की उपस्थिति देखी और अपने दिल में उन्हें कोसने से खुद को रोक नहीं पाया। अगर वे सिर्फ 3 साधारण 5वें चरण के दानव जानवर होते तो जिन हाओ अभी भी उनसे निपट सकता था, लेकिन ये तीनों औसत 5वें चरण के दानव जानवर थे। उनमें से प्रत्येक जीवन शक्ति सीमा यूएनची बाउंड्री के 5वें या 6ठे चरण के बराबर था, तो वह जल्दबाजी में कार्य करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? इस क्षण वह केवल जीमो द्वारा दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर सकता था। जिन हाओ की गति बहुत तेज थी और उसके दिमाग में लेंगशान और जीमो के कोमल शरीर के साथ वह अगरबत्ती के मूल्य के समय से भी कम समय में अपने गंतव्य पर पहुंच गया। अपनी आभा को रोकते हुए जीवती त्रिपाठी ने चारों ओर देखा, लेकिन उनमें से किसी का भी निशान नहीं मिला। केवल कुछ पाउडर पीछे छूटा हुआ था। ये पाउडर दानव जानवर की मृत्यु के बाद के अवशेष थे। 3 दानव जानवर जो उसके पीछे आए थे किनारे पर दौड़े और सूंघा, फिर तुरंत एक निश्चित दिशा में पीछा किया। जिन हाओ भी जल्दी से पीछे हो लिया। लगभग आधे घंटे तक पीछा करने के बाद 3-5वें चरण के दानव जानवर अचानक रुक गए। उनके चेहरे पर एक भयंकर भाव था, क्योंकि उन्होंने जंगल के एक निश्चित हिस्से की ओर देखा। जिन हाओ जमीन पर उतरा। उसकी आंखें ठंडी थीं क्योंकि उसने घने जंगल को घूरा। हल्के से चिल्लाया, यहाँ कौन सा दोस्त है? कृपया खुद को दिखाओ। गोस्ट जिन हाओ का पतन। गोस्ट 236। जैसे ही जिन हाओ की आवाज गिरी, जंगल के अंधेरे से एक आकृति बाहर निकली। दूसरे पक्ष को इतने निडर होकर प्रकट होते देखकर जिन हाओ तनावग्रस्त हुए बिना नहीं रह सका। उसका भाव गंभीर हो गया क्योंकि उसने चुपके से अपनी चौकसी बढ़ा दी। उसने सोचा कि जैसा कि उसने पहले अनुमान लगाया था, उसका सामना किसी तरह के मास्टर से हुआ है। हालांकि जब इस व्यक्ति की उपस्थिति जिन हाओ की आंखों के सामने दिखाई दी तो उसका भाव अचानक अविश्वास का हो गया। उसकी पुतलियां सिकुड़ गई। जीवती त्रिपाठी यांकई ने उस पर केवल व्यंग्य किया, लेकिन वास्तव में वह भी लाचार महसूस कर रहा था। दूसरे पक्ष ने एक नज़र में उसके छिपने की जगह को पहचान लिया था, इसलिए छिपे रहने का क्या मतलब था? उसे बाहर निकलने के लिए मजबूर करने के बजाय वह खुद ही बाहर आ जाए तो बेहतर होगा। अपनी आंखों को चारों ओर घुमाते हुए जीवती त्रिपाठी की भौहें सिकुड़ गईं, तुरंत कई चीजों को समझते हुए। ये तुम हो? जिन हाओ चिल्लाया। तुम कैसे अभी भी जीवित? जीवती त्रिपाठी हंसा। हाँ, तुम अभी भी जीवित कैसे हो? जिन हाओ की आवाज डूब गई। 6 महीने से भी पहले भूतराजा घाटी गोस्ट किंग वैली के 3 शिष्य जीवती त्रिपाठी का पीछा कर रहे थे। यू चेंग कुन सबसे तेज था, जीवती त्रिपाठी का पीछा कर रहा था। उसके बाद जिन हाओ और लेंगशान थे, लेकिन जब वे दोनों एक चट्टान पर पहुंचे तो उन्होंने यू चेंग कुन की मृत्यु को महसूस किया। उस समय जिन हाओ ने सोचा कि जीवती त्रिपाठी ने यू चेंग कुन को चट्टान से नीचे खींच लिया था और एक साथ नष्ट हो गए थे, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह 6 महीने से भी अधिक समय बाद उससे फिर मिलेगा। इस बार यह ऊंचे आसमान के मंडप हाई हेवन पवेलियन का शिष्य न केवल जीवित था, बल्कि 6 महीने पहले की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत भी था। मैं जीवित क्यों नहीं हो सकता? जीवती त्रिपाठी ने व्यंग्य किया। क्या तुम उस चट्टान से नीचे नहीं गिरे थे? जिन हाओ ने एक संभावना सोची। मैं गिरा था, लेकिन मैं वापस चढ़ आया। वैसे तुम्हारा छोटा भाई जूनियर ब्रदर इतना भाग्यशाली नहीं था। वह चट्टान के नीचे गिर गया और मांस के एक ढेर में बदल गया, एक दुखद मृत्यु मर गया। जीवती त्रिपाठी ने अपनी भौहें उठाई। इन शब्दों का मूल इरादा जिन हाओ के दिमाग को परेशान करना और उसे गुस्सा दिलाना था, लेकिन जीवती त्रिपाठी ने जो उम्मीद नहीं की थी वह ये था कि जिन हाओ उदासीन रहा। उसने केवल खुद पर व्यंग्य किया। अगर यह 6 महीने पहले होता तो जिन हाओ वास्तव में गुस्सा होता, लेकिन अब उसका अपना जीवन दूसरों के हाथों में है। वह नदी पार करते हुए मिट्टी के एक बुद्ध की तरह है। वह दूसरों की चिंता करने के लिए कैसे फुर्सत पा सकता है? जिन हाओ की उदासीनता को समझते हुए जीवती त्रिपाठी ने भौहें सिकुड़ी और पास के 3-5वें चरण के दानव जानवरों पर नजर डाली।
उसने तिरस्कारपूर्वक कहा, तो तुम पहले ही अपने संप्रदाय को त्याग चुके हो। कुछ लोग जो तियानलांग राजवंश टियनलांग डायनेस्टी से गद्दारी कर चुके हैं। ये 3 पांचवें चरण के दानव जानवर एक ही प्रजाति के नहीं थे, इसलिए वे शांतिपूर्वक एक साथ रहने में सक्षम थे। इसके अलावा वे उसके प्रति शत्रुतापूर्ण थे। ये स्पष्ट था कि किसी ने उन्हें गुलाम बना लिया था। जिन हाओ में ये क्षमता नहीं है, केवल तियानलांग राजवंश के लोग ही दानव जानवर को गुलाम बना सकते हैं। तुम क्या जानते हो? जिन हाओ कुछ गुस्से में था। जीवक्ति त्रिपाठी पर चिल्लाते हुए उसने चिल्लाया, तुम कुछ नहीं जानते, इसलिए यहाँ बकवास करना बंद करो और मेरे बारे में निर्णय लेना बंद करो। अगर तुम्हारे पास समय है तो तुम्हें पहले अपनी देखभाल करनी चाहिए। अपने हाथ के इशारे से जिन हाओ ने आदेश दिया, उसे मारो। जीवक्ति त्रिपाठी का भाव गंभीर हो गया क्योंकि उसने सतर्कता से 3 पांचवें चरण के दानव जानवरों को घूरा। किसने सोचा होगा कि तीनों दानव जानवर केवल जीवक्ति त्रिपाठी को धमकाते रहेंगे, लेकिन उसे मारने के लिए जिन हाओ के आदेश को नहीं सुनेंगे। धिक्कार है, बदबूदार कुतिया। जिन हाओ गाली दिए बिना नहीं रह सका। जीमो ने 3 दानव जानवरों को उसके पीछे आने दिया, लेकिन वे उसके आदेशों को नहीं सुनते हैं। उनका क्या उपयोग है? हा 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 हा। इस अजीब दृश्य को देखकर जीवक्ति त्रिपाठी जोर से हंसे बिना नहीं रह सका। जिन हाओ का चेहरा लाल और नीला हो गया, मानो उसने एक रंगाई घर खोल दिया हो। जीवक्ति त्रिपाठी का उपहास उसकी वर्तमान स्थिति के साथ मिलकर उसे पूरी तरह से परेशान कर दिया। उसकी मुट्ठी कड़क उठी क्योंकि उसने जीवक्ति त्रिपाठी पर व्यंग्य किया, हंसो हंसो, तुम्हें भविष्य में हंसने का मौका नहीं मिलेगा। बोलते समय 2 सफेद भूत पंजे गोस्ट क्लॉज से एक ठंडी हवा निकली, जिससे हड्डी को छेड़ने वाली ठंडक उत्पन्न हुई। हवा की तरह जिन हाओ जीवक्ति त्रिपाठी की ओर झपटा। उसके भूत पंजे आर पार हो गए, अपने साथ एक धुंधली रोशनी लाते हुए। एक असहनीय ठंडी आभा जीवक्ति त्रिपाठी के शरीर में भर गई, लगातार उसके अंदर संक्षारित अरोडिंग हो रही थी। जीवक्ति त्रिपाठी का भाव गंभीर हो गया क्योंकि उसने दूसरे पक्ष के संक्षारण का विरोध करने के लिए अपनी जीवन शक्ति को उकसाया, जबकि दूसरे पक्ष के हमलों को टाल रहा था। उनके क्षेत्रों रेल्म्स के बीच अंतर काफी बड़ा था। जिन हाओ की ताकत जीवन शक्ति 5वें चरण युआनची 5th स्टेज के आसपास थी, जो कि जियानशिंग ची जियानजेंग से 2 क्षेत्रों ऊपर थी। लेकिन अगर कोई वास्तव में तुलना करना चाहता है तो दोनों की लड़ने की क्षमता लगभग समान थी। आखिरकार उनकी पृष्ठभूमि अलग अलग थी कि जियानशिंग 9 सितारा तलवार विद्यालय 9 स्टार स्वॉर्ड स्कूल जैसे प्रथम श्रेणी के संप्रदाय से आया था, जबकि जिन हाओ भूत राजा घाटी जैसे द्वितीय श्रेणी की संप्रदाय से आया था। इसलिए भले ही जीवक्ति त्रिपाठी नुकसान में लग रहा था, उसका जीवन फिलहाल खतरे में नहीं था। पिछले 1 महीने या उससे अधिक समय में वह काफी बढ़ गया था। जीवक्ति त्रिपाठी को केवल 3 पांचवें चरण के दानव जानवरों की चिंता थी। इन दानव जानवरों में से प्रत्येक की ताकत असाधारण थी, इसलिए अगर वे सभी उस पर दौड़ पड़ते तो उसका एकमात्र विकल्प भागना होता। लेकिन थोड़ी देर लड़ने के बाद जीवक्ति त्रिपाठी ये जानकर हैरान था कि ये 3 दानव जानवर केवल किनारे से देख रहे थे, बिल्कुल भी हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं कर रहे थे। ये देखकर जीवक्ति त्रिपाठी का साहस बढ़ गया और उसकी ताकत धीरे धीरे बढ़ गई, जब तक कि ये पृथक्करण और पुनर्मिलन सीमा सेपरेशन एंड रियूनियन बाउंड्री के शिखर पर नहीं पहुंच गई। जिन हाओ के हमले निर्दयी और भयंकर थे, जिसने पिछले 1 महीने में जमा हुए सभी गुस्से को बाहर निकाल दिया। वह पूरी तरह से जीमो द्वारा दिए गए कार्य को भूल गया था, जो जीवक्ति त्रिपाठी को पकड़ना और उसे वापस लाना था। उसने एक दृढ़ संकल्प का रूप धारण किया कि वह जीवक्ति त्रिपाठी को मारने तक हार नहीं मानेगा। हावी होते हुए चाय के 1 आधे कप के समय में जिन हाओ ने पहले ही जीवक्ति त्रिपाठी के शरीर पर 1 दर्जन से अधिक घाव छोड़ दिए थे। हालांकि वे उसकी मांसपेशियों और हड्डियों को नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं थे, फिर भी उन्होंने उसे बहुत खून बहाने का कारण बनाया। हे लड़के, तुम आज मर जाओगे। भयंकर लड़ाई के बीच में जिन हाओ में अभी भी दिखावा करने की ताकत थी, व्यंग्य करते हुए जीवक्ति त्रिपाठी ने अपने दांत पीसे और मुक्का मारा। जिन हाओ की रक्षात्मक अवस्था का फायदा उठाकर तेजी से पीछे हट गया। अचानक उसने अपनी हथेलियां उठाईं और उन्हें बीच में टकरा दिया। 2 आत्मा को हिला देने वाली ऊर्जा उछाल बाहर निकली। इस चाल के पीछे हत्या के इरादे को समझते हुए जिन हाओ ने भी खुद को तैयार किया। एक बाघ की दहाड़ और एक गाय की आवाज बज उठी क्योंकि जीवक्ति त्रिपाठी ने अपना पशु आत्मा कौशल प्रदर्शित किया। जैसे ही 2 हथेलियां बाहर धकेली गई, 2 भयंकर लाल और सजीव सिलहूट बिजली की तरह बाहर निकले। जिन हाओ का रंग बहुत बदल गया क्योंकि वह जल्दी से पीछे हट गया। 2 दानव जानवरों के हमलों का सामना करते हुए उसने अब पीछे हटने की हिम्मत नहीं की, अपनी जीवन शक्ति को सीमा तक धकेल दिया क्योंकि उसने बार बार अपने हत्या के कदमों का उपयोग किया। जीवक्ति त्रिपाठी ने चुपके से गाली दी क्योंकि वह 2 पशु आत्माओं के साथ हमला करने के लिए शामिल हो गया। हालांकि पशु आत्मा कौशल सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया गया था, लेकिन यह वह नहीं था जो जीवक्ति त्रिपाठी चाहता था। इस महीने के दौरान उसने पशु आत्मा कौशल का उपयोग करने का एक और तरीका खोजा था। उसने उम्मीद की थी कि जिन हाओ के खिलाफ एक ही झटके में सफल होगा, लेकिन अचानक आकाश ने उसकी इच्छा पूरी नहीं की, इसलिए उसे केवल हार माननी पड़ी। जिन हाओ एक जीवन शक्ति 5वें चरण का मास्टर होने के लायक था।
जीवक्ति त्रिपाठी और दो पशु आत्माओं ने लड़ने के लिए बल में शामिल हो गए, लेकिन वे केवल पासा पलटने और समान रूप से लड़ने में सक्षम थे। एक पल बाद दो पशु आत्माओं की ऊर्जा समाप्त हो गई और वे बिना किसी निशान के गायब हो गए। इस अवसर को देखकर जिनहाओ ने जल्दी से आगे बढ़ा और मुस्कुराया, लड़के तुम मर चुके हो। जीवक्ति त्रिपाठी का भाव गंभीर हो गया क्योंकि उसने एक बार फिर अपनी हथेलियां उठाईं। इस परिचित कार्रवाई को देखकर जिनहाओ हैरान था। वह दो बेजान लेकिन निपटने में बेहद मुश्किल पशु आत्माओं का फिर से सामना नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपने सभी तुरुप के पत्ते ट्रम्प कार्ड्स का उपयोग करने का फैसला किया। एक भूत की दहाड़ बज उठी। जिनहाओ की हथेली से अचानक काली गैस की एक धारा बाहर निकली और एक विकृत चेहरा भयंकर रूप से दहाड़ा, एक आसमान को छेड़ने वाली हत्या की आभा के साथ मिला हुआ। एक बुरी आत्मा की तरह ये जीवक्ति त्रिपाठी की ओर दौड़ पड़ा। ये एक परिचित दृश्य था। जब यू चेन कुन और जीवक्ति त्रिपाठी दोनों एक ही समय में चट्टान से नीचे गिरे तो बाद वाले ने भी इस चाल का उपयोग किया था। इस चेहरे को देखकर जीवक्ति त्रिपाठी हैरान नहीं था बल्कि खुश था। वह जिनहाओ के इस चाल का उपयोग करने का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह अब तक नहीं होगा। उसके मुंह के कोने पर एक हल्की मुस्कान के साथ जीवक्ति त्रिपाठी बिल्कुल भी नहीं हिला। उसका शरीर स्थिर था जैसे कि उसने इसे नहीं देखा हो। अपनी हथेलियों को ताली बजाते हुए और धक्का देते हुए उसकी हथेलियों के केंद्र में दो ऊर्जाएं जादुई रूप से एक में मिल गईं। कोई सफेद बाघ, कोई दैवीय बैल और कोई पशु दहाड़ नहीं थी, केवल एक धुंधली रोशनी बाहर निकली। जिनहाओ ने अपने शरीर को किनारे पर हटाया। उसने इसे आसानी से चकमा दिया। ये धुंधली रोशनी तुरंत जिनहाओ के पीछे एक 5वें चरण के दानव जानवर के शरीर में घुस गई। कोई लहर नहीं थी, सफलता। जीवक्ति त्रिपाठी बहुत खुश था। जिनहाओ क्रोधित था और चिल्लाया, बदबूदार लड़के, तुम जानबूझकर चीजों को रहस्यमय बना रहे हो। क्या तुम मुझे डराना चाहते हो? अभी अभी उसे दो पशु प्रेतों बीस्ट फैंटम्स के हाथों में एक नुकसान हुआ था, इसलिए जीवक्ति त्रिपाठी को इतनी शक्तिशाली मुद्रा मानते हुए देखने के बाद उसने अपने तुरुप के पत्ते का भी सहारा लिया था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसका प्रतिद्वंद्वी केवल भौंकता रहेगा और काटेगा नहीं। पशु आत्माओं का बिल्कुल भी कोई निशान नहीं था। वह कैसे गुस्सा नहीं हो सकता था? जैसे ही उसकी आवाज गिरी, जिनहाओ का दिमाग अचानक हिल गया। उसके सिर से एक गंभीर दर्द आया और उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसकी जीवन शक्ति भी अव्यवस्थित हो गई और वह डर के भाव के साथ पीछे हट गया। जीवक्ति त्रिपाठी को झटके से देखते हुए, तुम भूत राजा मुहर, गोस्ट किंग सील से टकराए, तुम ठीक कैसे हो सकते हो? उस क्षण जिनहाओ ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसकी भूत राजा मुहर गायब हो गई है। जैसे ही चेन कुन को एक झटका लगा था, जिनहाओ को भी इस क्षण एक भारी झटका लगा। हे, इस बार तुम मर गए। जीवक्ति त्रिपाठी ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराया। तुम भूत राजा मुहर को कैसे भंग कर सकते हो? जिनहाओ का चेहरा डर से भरा हुआ था, लेकिन उसे नहीं पता था कि जीवक्ति त्रिपाठी के शरीर के अंदर बुरा दानव ओल्ड डेमन इस क्षण खुशी से खा रहा था। भूत राजा मुहर, सीधे शब्दों में कहे तो नाराज आत्मा, रेजेंटफुल सोल का एक झोंका थी। इसे भूत राजा घाटी के शिष्यों द्वारा जीवन शक्ति और रक्तसार ब्लड एसेंस के साथ खिलाया गया था। ये बूढ़े दानव के लिए एक स्वादिष्ट भोजन था। जब तुम नरक जाते हो तो अपने छोटे भाई से पूछो, वह भी इसी तरह मर गया। ऐसा कहते हुए जीवक्ति त्रिपाठी ने अपना हाथ खोला और अमृत रस यांग लिक्विड की एक बूंद को एक खून की लाल तलवार में संघनीभूत किया। दूसरे पक्ष के मार्शल आर्ट अतुलनीय रूप से तेज थे और भूतिया सफेद पंजों का जोड़ा लोहे की तरह कठोर था। ताकत और तीखेपन के मामले में एक सामान्य श्रेणी उच्च रैंक की कलाकृति आर्टिफैक्ट से कम नहीं था। ऐसे दुश्मन से निपटने के लिए अमृत रस को एक हथियार के रूप में उपयोग करना सबसे अच्छा विकल्प था। हालांकि जिनहाओ में अभी भी लड़ने की ताकत थी, भूत राजा मुहर के स्पष्ट गायब होने से वह चौंक गया था और उसने अब जीवक्ति त्रिपाठी का सामना करने की हिम्मत नहीं की, जल्दी से पीछे हट गया। लेकिन जैसे ही वह 3 कदम पीछे हटा, अचानक उसके पीछे एक हत्या का इरादा दिखाई दिया। जिनहाओ का चेहरा अचानक बदल गया और इससे पहले कि उसे मुड़ने का समय मिलता, उसने एक मछली जैसी गंध वाली हवा सूंघी और तुरंत अपनी गर्दन में एक तेज दर्द महसूस किया। जमीन पर गिरते हुए जिनहाओ ने विरोध करने के लिए संघर्ष किया, लेकिन अपनी आंखों के कोने से उसने दानव जानवर को देखा जो उसके पीछे आया था। उसका मांस फाड़ रहा था। उसका दिल नीचे डूब गया और उसने आसमान में दहाड़ लगाई, जीमो, तुम बदबूदार वेश्या। उसने सोचा कि जीमो ही उसे मारना चाहती थी। जीवन और मृत्यु के बीच जिनहाओ ने अपनी पूरी ताकत से विस्फोट किया और आखिरकार 5वें चरण के दानव जानवर के काटने से छुटकारा पाया। अजीब ढंग से खड़े होते हुए उसने महसूस किया कि उसकी गर्दन बुरी तरह से खराब हो गई थी और खून लगातार बह रहा था। जैसे ही वह दृढ़ता से खड़ा हुआ, जीवक्ति त्रिपाठी अपनी तलवार के साथ पहुंच गया। खून की लाल तलवार ने उसके सिर पर वार किया, लेकिन जिनहाओ ने जल्दी से अपने हाथ ऊपर उठाए और रोका। उसके सफेद हाथ वास्तव में मजबूत थे और भले ही उसे तलवार से मारा गया था, वहां केवल एक छोटी सी दरार थी, एक कटौती नहीं। एक पल में 5वें चरण का दानव जानवर वापस दौड़ पड़ा और जीवक्ति त्रिपाठी के साथ मिलकर दोनों तरफ से जिनहाओ पर हमला किया। जिनहाओ की आत्मा सोल को नुकसान पहुंचा था और उसका शरीर गंभीर रूप से घायल हो गया था, इसलिए वह जीवक्ति त्रिपाठी का प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता था।
स्नेक पशु दास मोहर, बीस्ट स्लेव सील और रहस्यमय कीट स्नेक। 237 केवल 30 सांसों के समय में जीवक्ति त्रिपाठी यांगकई की तलवार ने जिनहाओ के भूत पंजों गोस्ट क्लोज के जोड़े को काट दिया था। अपने सबसे महत्वपूर्ण हाथों के जोड़े को खो देने के बाद जिनहाओ में विरोध करने की क्षमता नहीं बची थी और वह केवल घबराहट में भाग सकता था। उड़ने में भी असमर्थ वह जीवक्ति त्रिपाठी और 5वें चरण के दानव जानवर द्वारा मारा गया। जब जिनहाओ मर गया तो किनारे से देख रहे अन्य 2 दानव जानवर को किसी प्रकार का आदेश मिला और वे एक साथ भाग गए। जीवक्ति त्रिपाठी उनकी गतिविधियों की शुरुआत से अंत तक सतर्क था। वह जानता था कि वे तियानलांग राजवंश टियनलांग डायनेस्टी के खेती करने वाले की गुलाम थे। हालांकि वह उन्हें मारना चाहता था, उनकी गति बहुत तेज थी। उसे डर था कि वह कम समय में उनका पीछा नहीं कर पाएगा। किसी भी अप्रत्याशित परिवर्तन को रोकने के लिए वह केवल उन्हें जाने दे सकता था। हल्की सांस लेते हुए जीवक्ति त्रिपाठी ने किनारे पर खड़े 5वें चरण के दानव जानवर को देखा। उसकी थोड़ी सिकुड़ी हुई भौहें धीरे धीरे शांत हो गईं और उसके चेहरे पर खुशी का एक स्पर्श दिखाई दिया। ये लड़ाई 9 सितारा तलवार विद्यालय 9 स्टार स्वॉर्ड स्कूल के शिष्य के साथ लड़ाई से भी आसान थी। बूढ़े दानव ओल्ड डेमन का अस्तित्व और 5वें चरण के दानव जानवर का धोखा जिनहाओ की मृत्यु की कुंजी थे। जिनहाओ के मरने पर भी वह ये नहीं समझ पाएगा कि वह दानव जानवर जिसे वह लाया था उस पर हमला क्यों करेगा। सब कुछ की जड़ पशु आत्मा कौशल बीस्ट सोल स्किल थी। ये एक विधि भी थी जो जीवक्ति त्रिपाठी ने अनजाने में खोज ली थी। कुछ दिन पहले उसका सामना एक 5वें चरण के दानव जानवर से हुआ। मूल रूप से वह केवल पशु आत्मा कौशल का उपयोग करके मदद के लिए 2 पशु आत्माओं को बुलाना चाहता था। हालांकि किसी अज्ञात कारण से 2 पशु आत्माएं अप्रत्याशित रूप से एक में विलय हो गईं और एक धुंधली रोशनी में बदल गईं जो 5वें चरण के दानव जानवर के शरीर में प्रवेश कर गई। फिर 5वें चरण के दानव जानवर ने वास्तव में जीवक्ति त्रिपाठी के आदेश का पालन किया। इस अनजाने खोज ने जीवक्ति त्रिपाठी को कुछ हद तक परमानंद से भर दिया। हाल ही में वह इस विधि के रहस्यों की खोज कर रहा था, लेकिन वह अभी भी मुख्य बिंदुओं का पता नहीं लगा सका। यहाँ तक कि जब उसने इस तकनीक का उपयोग किया तो ये कभी कभी काम नहीं करता था और अक्सर कुछ दुर्घटनाओं का कारण बनता था। इसके अलावा दानव जानवर की संख्या जो उसे मिलती थी वह कम और कम होती जा रही थी। इससे उसे काफी अफसोस हुआ कि उसके पास ज्यादा परीक्षण विषय टेस्ट सब्जेक्ट्स नहीं थे। हालांकि उसने पहले ही इस तकनीक के लिए एक नाम सोच लिया था। सफेद बाघ मुहर व्हाइट टाइगर सील और डेवी अबेल मुहर डिवाइन ऑक्स सील का संयोजन एक मार्शल कौशल बनाता है जिसे पशु दास मुहर बीस्ट स्लेव सील कहा जाता है। अलग से वह उसकी मदद के लिए 2 पशु आत्माओं को बुला सकता था और एक साथ वह एक नई मार्शल तकनीक बना सकता था। जिनहाओ के साथ लड़ाई में पशु दास मुहर ने एक विशाल भूमिका निभाई। अगर आखिरी क्षण में 5वें चरण के दानव जानवर का चुपके से हमला नहीं होता तो जिनहाओ के साधनों और ताकत के साथ वह सबसे अधिक संभावना में बच जाता। अगर इस चाल का अच्छी तरह से उपयोग किया जाता है तो यह निश्चित रूप से सफेद बाघ मुहर और डेविया बेल मुहर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होगा। हालांकि 2 पशु आत्माओं के हमले असाधारण थे, उनकी समग्र ताकत अभी भी कुछ हद तक कमजोर थी। उनकी संयुक्त युद्ध शक्ति केवल उनके सामने 5वें चरण के दानव जानवर की युद्ध शक्ति के बराबर थी। उनके पास एकमात्र फायदा ये था कि एक और था स्पाइडर जीमो, लेंग शान और कीट नियंत्रण। 30 किलोमीटर दूर जीमो जो अपनी आंखें बंद करके ध्यान कर रही थी, उसने अचानक उन्हें खोला। एक अजीब रोशनी उसकी सुंदर आंखों में चमक गई। लेंग शान जो उसके पीछे खड़ी थी वही थी। उसका सुंदर चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था क्योंकि उसने जीवक्ति त्रिपाठी की दिशा में खाली देखा। उसकी आंखें दुख से भरी हुई थी। उसी समय उसने संतुष्टि और उदासी का एहसास भी किया। जिनहाओ उसका भाई था और हालांकि उसने पहले जीमो के अनुरोध पर सहमत व्यक्त की थी, जिससे लेंग शान को घृणा महसूस हुई। एक व्यक्ति का मरना एक दीपक के बुझने जैसा था। वह वापस उस पर कब्जा करने के लिए नहीं आएगा, इसलिए इतना गणितीय होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके विपरीत वह खुद अब अकेली थी। तियानलांग राजवंश की इस संघी महिला के नियंत्रण में उसका भविष्य अनिश्चित था। जिनहाओ के मरने के साथ ही 2 महिलाओं ने अलग अलग साधनों से इसे महसूस किया था। तुम्हारा भाई मर गया। जीमो धीरे धीरे उठ गई और लेंग शान पर नजर डाली। अच्छा, लेंग शान ने व्यंग्य किया। हाँ, वास्तव में क्या बेकार आदमी, उसने वास्तव में मुझे निराश किया। जीमो मुस्कुराए, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने एक पल के लिए विचार किया और फिर जारी रखा, लेकिन उसके पास कुछ साधन तो हैं। इतने कम समय में उसे मारने में सक्षम होना, वह वास्तव में एक मास्टर है। ऐसा कहते हुए जीमो की आंखें चमक उठी, मानो उसने एक नया खिलौना खोज लिया हो। उसका सुंदर चेहरा उत्साह से भर गया, यहाँ तक कि उसकी सांसें भी कुछ हद तक तेज हो गई। हल्के कदमों के साथ जीमो जीवक्ति त्रिपाठी की दिशा में चली गई। जमीन पर पड़े दर्जनों दानव जानवर जल्दी से खड़े हो गए और जीमो के कदमों का पालन किया। लेंग शान ने उन पर नजर डाली, एक शब्द भी नहीं कहा और पीछे भी हुई। वह जानती थी कि उसके भागने की कोई संभावना नहीं थी। दर्जनों दानव जानवर जिनसे वह निपट नहीं सकती थी का उल्लेख नहीं करना, वह चीज जो जीमो ने उसके शरीर में लगा दी थी, उसके जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त थी।
हाई वोल्टेज अमृत रस यांग लिक्विड का कीटों पर प्रभाव। हाई वोल्टेज। जीवक्ति त्रिपाठी ने जिन्हाओं की मृत्यु के बाद घनीभूत हुई रक्तमणि ब्लड बीड को दूर रखा और फिर अपने बगल में खड़े 5वें चरण के दानव जानवर को देखने के लिए मुड़ा। ये एक यक्ष स्वर्ण छाया तेंदुआ यक्ष गोल्डन शैडो लेपर्ड था। ये काफी राजसी था, एक मजबूत शरीर और एक चिकना शरीर के साथ। उसके शरीर पर हर मांसपेशी में एक भयानक विस्फोटक शक्ति थी और उसके 4 अंगों पर पंजे 3 इंच की स्टील को काटने के लिए पर्याप्त तेज थे। जीवक्ति त्रिपाठी यह महसूस कर सकता था कि यह 5वें चरण का दानव जानवर उन लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत था जिन्हें उसने कुछ दिन पहले मारा था। ये संभवतः मध्य 5वें चरण में था। ये 5वें या 6ठे चरण के जीवन शक्ति यूएनटी खेती करने वाले के बराबर था। उसने कहा, एक वास्तविक लड़ाई में यह निश्चित रूप से 5वें या 6ठे चरण के जीवन शक्ति खेती करने वाले का प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। एक तीसरे या 6ठे चरण का जीवन शक्ति खेती करने वाला इसे मारने के लिए पर्याप्त से अधिक था। जीवक्ति त्रिपाठी को जो थोड़ा परेशान कर रहा था वह उसकी ताकत नहीं बल्कि उसकी वर्तमान स्थिति थी। हमेशा एक एहसास था कि वह इसे पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता। यह एहसास बहुत अजीब था। एक पशु दास मोहर के लिए ऐसा व्यवहार करना असंभव था। इसके अलावा ये यक्ष स्वर्ण छाया तेंदुआ इस क्षण एक उन्मत्त अवस्था मैनिक स्टेट में था, लगातार अपना सिर हिला रहा था और दहाड़ रहा था जबकि अपनी पूंछ हिला रहा था। कोई समस्या है? जीवक्ति त्रिपाठी ने तियान लांग राजवंश के खेती करने वाले की पशु दास मोहर के बारे में सोचा और चुपके से अनुमान लगाया कि इसका उसकी अपनी पशु दास मोहर के साथ किसी प्रकार का संघर्ष हो सकता है। आगे बढ़ते हुए जीवक्ति त्रिपाठी ने यक्ष स्वर्ण छाया तेंदुआ को आराम दिया जबकि अपने हाथ को उसके माथे पर रखा। उसने चुपके से अपनी जीवन शक्ति ओरिजिन एनर्जी को यक्ष स्वर्ण छाया तेंदुआ के शरीर में डाला। जीवन शक्ति ने यक्ष स्वर्ण छाया तेंदुआ को 5 या 6 बार घेरा, इससे पहले कि जीवक्ति त्रिपाठी ने आखिरकार कुछ गलत पाया। यक्ष स्वर्ण छाया तेंदुआ के सिर के अंदर एक और चीज थी जो जीवन के उतार चढ़ाव को उत्सर्जित कर रही थी। जीवक्ति त्रिपाठी हैरान था। उसने यक्ष स्वर्ण छाया तेंदुआ को गहराई से देखा, केवल यह महसूस करने के लिए कि यह अधिक और अधिक असहज हो रहा है। पशुदास मोहर जो उसके शरीर में प्रवेश कर गई थी उस पर नियंत्रण के लिए इस अज्ञात चीज के साथ लड़ रही थी। जब 2 बाघ लड़ते हैं तो एक का घायल होना तय है। अंत में कोई भी पक्ष जीते, यक्ष स्वर्ण छाया तेंदुआ अंत में घायल होगा। भौहें सिकुड़ते हुए जीवक्ति त्रिपाठी ने जीवन शक्ति के उत्पादन को बढ़ा दिया। पूरी प्रक्रिया के दौरान जीवक्ति त्रिपाठी ने इसे सावधानी से नियंत्रित किया, ज्यादा हिंसक होने की हिम्मत नहीं की। ऐसा इसलिए था क्योंकि यक्ष स्वर्ण छाया तेंदुआ का दानव कोर मॉन्स्टर को अंदर था। एक बार जब दानव कोर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो ये यक्ष स्वर्ण छाया तेंदुआ निश्चित रूप से मर जाएगा। जीवक्ति त्रिपाठी ने इंतजार किया जब तक कि यक्ष स्वर्ण छाया तेंदुआ इसकी आदत नहीं डाल लेता, इससे पहले कि उसने जीवन शक्ति के इनपुट को बढ़ाने की हिम्मत की। 3 या 4 बार के बाद उसके सिर में चीज आखिरकार इसे नहीं ले पाए और तेजी से बाहर निकल रही थी। ये देखकर जीवक्ति त्रिपाठी केंद्रित हो गया। वह ये भी जानना चाहता था कि तियान लांग राजवंश के खेती करने वाले ने दानव जानवर को गुलाम बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया। 10 सांसों के बाद एक 3 इंच लंबा कीट अचानक यक्ष स्वर्ण छाया तेंदुआ के माथे से बाहर निकला। जीवक्ति त्रिपाठी की आंखें तेज थीं और उसके हाथ इसे पकड़ने के लिए काफी तेज थे। एक जल्दी में उसने देखा कि कीट एक कंखचूरा सेंटिपीड जैसा दिखता था, लेकिन एक टिड्डी लोकस्ट जैसा भी। उसके पास इसे स्पष्ट रूप से देखने का समय नहीं था। ये कीट वास्तव में उसकी उंगलियों के माध्यम से जीवक्ति त्रिपाठी के शरीर में घुस गया। जीवक्ति त्रिपाठी हक्का बक्का रह गया और जल्दी से जीवन शक्ति सक्रिय कर दी। अगले ही पल ये कीट झुलसाने वाली सच्ची यांग जीवन शक्ति ट्रू यांग यूएनटी में लिपट गया और सीधे नसों मेरिडियंस में कैद हो गया, चलने में असमर्थ। भौहें सिकोड़ते हुए जीवक्ति त्रिपाठी ने इसे नहीं मारा। वह महसूस कर सकता था कि यह कीट उसकी सच्ची यांग जीवन शक्ति से बहुत डरता था। अगर यह नहीं होता वह इसे यक्ष स्वर्ण छाया तेंदुआ के शरीर से बाहर निकालने के लिए मजबूर नहीं करता। चूंकि सच्ची यांग जीवन शक्ति इसका दुश्मन थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसकी बात करते हुए जब वह छिपे हुए द्वीप हिडन आइलैंड में था तो जीवक्ति त्रिपाठी के शरीर को स्वर्ग भक्षण महान सम्राट हेवन डिवॉरिंग ग्रेट एम्परर के कीट ने भेदा था, लेकिन स्वर्ग भक्षण महान सम्राट का कीट सामने वाले इस कीट की तुलना में स्पष्ट रूप से कहीं ज्यादा मजबूत था। उसने सावधानी से महसूस किया, कीट उसकी नसों में कांप रहा था, कोई जल्दबाजी वाली हलचल करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ये एक बिल्ली के सामने एक चूहे से भी ज्यादा आज्ञाकारी था। कीट के शरीर में एक अस्पष्ट ऊर्जा बह रही थी। ये बहुत छोटी थी और सावधानीपूर्वक अवलोकन के बिना पता नहीं लगाया जा सकता था। बूढ़े दानव, इस कीट को देखो, क्या अजीब है। जीवक्ति त्रिपाठी ने भौहें सिकुड़ी और चिल्लाया। बूढ़े दानव ने जवाब दिया और आत्मा भंग करने वाली सुई सोल ब्रेकर ऑल्ट में उस जगह पर घुस गया जहां कीट को कैद किया गया था। काफी देर बाद उसने कहा, युवा स्वामी, इस कीट में उस तियान लांग साम्राज्य के खेती करने वाले का दैवीय आत्मा धागा डिवाइन सोल थ्रेड है। दैवीय आत्मा धागा। जीवक्ति त्रिपाठी ने भौहें सिकुड़ी। क्या वे केवल जीवन शक्ति क्षेत्र में नहीं है? उन्होंने दैवीय चेतना डिवाइन सेंस की खेती भी नहीं की है। उन्होंने ये कैसे किया?
बूढ़े दानव ने हंसा, युवा स्वामी, क्या तुम भूल गए? तुम्हारे पास भी इस बूढ़े सेवक के शरीर पर एक दैवीय आत्मा धागा अंकित है, लेकिन उनकी तरह तुमने भी दैवीय चेतना की खेती नहीं की है। जीवक्ति त्रिपाठी को अचानक एहसास हुआ, तुम्हारा मतलब है किसी ने उनकी मदद की? बूढ़े दानव ने कहा, ठीक है, मुझे डर है कि यह उनके संप्रदाय का एक विशेषज्ञ था। उन्होंने इस कीट में दैवीय आत्मा धागा अंकित करने में उनकी मदद की ताकि वे इसे अपनी इच्छानुसार नियंत्रित कर सके। वे कीट को नियंत्रित करते हैं। कीट दानव जानवर के शरीर में घुस गया, इसलिए वे दानव जानवर को गुलाम बना सकते हैं। जीवक्ति त्रिपाठी की आंखें चमक उठी। उसके दिल में उलझन अचानक हल हो गई। कुछ दिन पहले चेन ज़ुशु ने जीवक्ति त्रिपाठी को बताया था कि तियानलांग साम्राज्य के उन सभी लोगों के पास सैकड़ों दानव जानवर अधीनस्थ थे। वह नहीं समझ सका कि वे लोग इतने दानव जानवर को कैसे गुलाम बना सकते हैं। केवल अब उसने समझा कि वे जिस चीज को नियंत्रित करते थे वह एक दानव जानवर नहीं बल्कि यह अजीब कीट था। इस कीट के माध्यम से वे दानव जानवर के कार्यों को आदेश दे सकते थे। इसके बारे में सोचते हुए जीवक्ति त्रिपाठी जल्दी से उस जगह पर गया जहां जिनहाओ मर गया था और धूल को हटा दिया। निश्चित रूप से जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, उसे एक समान कीट मिला। हाथ बाहर निकालकर उसने कीट को अपने शरीर में घुसने दिया। बूढ़े दानव ने इसकी जांच करने के बाद उसने पुष्टि की कि इस कीट पर भी एक दैवीय आत्मा धागा अंकित था। तो जिनहाओ तियानलांग साम्राज्य के खेती करने वाले के साथ मिलीभगत नहीं कर रहा था। जीवक्ति त्रिपाठी ने खुद से कहा, उसे डर था कि यह कीट उसके शरीर में घुस गया था, इसलिए उसके पास तियानलांग साम्राज्य के खेती करने वाले के साथ मिलीभगत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये समझा सकता है कि 3 दानव जानवर जो उसके साथ आए थे उसके आदेशों को क्यों नहीं सुनते थे। एक अर्थ में जिनहाओ और 3 दानव जानवर का समान दर्जा था। हालांकि ये कहना थोड़ा दुखद था, लेकिन यह सच था। ज़ीमो, जिनहाओ ने बस इस नाम को पुकारा। क्या तियानलांग साम्राज्य के खेती करने वाले को जो उसे नियंत्रित करता था ज़ीमो कहा जाता था? जीवक्ति त्रिपाठी का दिमाग दौड़ रहा था क्योंकि एक पागल विचार दिमाग में आया। अपने चेहरे पर एक अजीब मुस्कान के साथ उसने पूछा, बूढ़े दानव, अगर मैं इस कीट को जलाने के लिए सच्ची यांग जीवन शक्ति का उपयोग करता हूँ तो तियानलांग साम्राज्य की खेती करने वाले की दैवीय आत्मा डिवाइन सोल भी घायल हो जाएगी, है ना? यह स्वाभाविक है। हालांकि केवल 2 दैवीय आत्मा धागे हैं, यह उसे अप्रत्याशित रूप से पकड़ सकता है और उसे एक बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। हे जीवक्ति त्रिपाठी हंसे बिना नहीं रह सका। उसका दिमाग जल्दी से कई योजनाओं पर विचार कर रहा था जिनका उपयोग किया जा सकता था। बूढ़े दानव ने अचानक कहा, युवा स्वामी, इस बूढ़े सेवक के पास एक सुझाव है। हे ओह, सुनते हैं। जैसे ही जीवक्ति त्रिपाठी ने उसकी भयानक हंसी सुनी, वह जानता था कि यह निश्चित रूप से एक अच्छा विचार नहीं था। क्या आप अगले भाग का अनुवाद देखना चाहेंगे या क्या आप मेरे सुझाव को पहले सुनना चाहेंगे? टक्कर ज़ीमो पर जवाबी हमला टक्कर 238। ज़ीमो ने अपनी दानव जानवर सेना मॉन्स्टर बीस्ट आर्मी को उस जगह पर नेतृत्व किया जहां जिनहाओ की मृत्यु हुई थी, लेकिन धूल के ढेर को काफी देर तक खोजने के बाद भी वह अपनी आत्मा नियंत्रक कीट सोल कंट्रोलिंग इंसेक्ट को नहीं ढूंढ पाई। उसका भाव डूब गया और उसका सुंदर चेहरा ठंडा हो गया। तियानलांग राजवंश तियानलांग डायनेस्टी के खेती करने वाले का प्रत्येक आत्मा नियंत्रक कीट अत्यंत कीमती था। ऐसा नहीं था कि कीट खुद मूल्यवान थे, बल्कि उनके साथ उनकी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा धागे स्पिरिचुअल एनर्जी थ्रेड्स जुड़े हुए थे। इन चीजों को हल्के में नहीं लिया जाना था। एक बार जब वे एक दुश्मन के हाथों में गिर जाते थे और जलाए जाते थे तो उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा क्षतिग्रस्त हो जाती थी। यदि किसी को एक भयंकर लड़ाई में ऐसा झटका लगता है तो हार संभव है और यहाँ तक कि किसी का जीवन भी जा सकता है। इसलिए हर बार जब एक नियंत्रित दानव जानवर मर जाता था तो ज़ीमो उस स्थान पर दौड़ती थी जहां दानव जानवर मर गया था और अपनी आत्मा नियंत्रक कीट को पुनः प्राप्त करती थी। लेकिन इस बार वह इसे नहीं ढूंढ पाई। ज़ीमो के भाव में परिवर्तन को समझते हुए लेंगशान जो उसके पीछे चल रही थी ने व्यंग्य किए बिना नहीं रह सकी। उसका चेहरा संतुष्टि से भर गया। ज़ीमो ने सूंघा और अपनी आंखें बंद कर ली, सावधानीपूर्वक अपने आसपास को महसूस कर रही थी। हालांकि उसने अपनी दैवीय चेतना डिवाइन सेंस की खेती नहीं की थी और एक बड़े पैमाने पर खोज नहीं कर सकती थी। बिखरे हुए आध्यात्मिक ऊर्जा धागे उसके अपने के समान मूल के थे, इसलिए वह उन्हें एक छोटी दूरी से महसूस कर सकती थी। एक संक्षिप्त जांच के बाद ज़ीमो के सुंदर चेहरे पर एक अजीब रूप दिखाई दिया और उसने जल्दी से एक निश्चित दिशा में देखने के लिए मुड़ गई। उसकी सुंदर आंखें एक अजीब रोशनी से खिल गईं। दर्जनों दानव जानवर जल्दी से फैल गए और क्षेत्र को घेर लिया। लेंगशान हैरान थी। ज़ीमो के कार्यों और व्यवहार से उसने बेचैनी का एक निशान देखा। वह ज़ीमो से हद से ज्यादा नफरत करती थी। उससे नफरत करती थी कि उसने जिनहाओ को अपनी कौमार्य का वादा किया था और उससे भी ज्यादा नफरत करती थी कि वह इतनी मनमानी करती थी। उसने सोचा था कि ज़ीमो का इस बार एक बड़ा नुकसान उठाना तय है, इसलिए वह चुपके से एक प्रसन्न हृदय के साथ शो देख रही थी। लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि स्थिति इस तरह से विकसित होगी। क्या जिनहाओ को मारने वाला मास्टर अभी भी यहाँ था? क्या ये खुद को एक जाल में फेंकने जैसा नहीं था? एस्टरस्ट हुलाला तारांकन जंगल से पत्तियों की सरसराहट की आवाज आई और लेंगशान की आंखों ने एक दौड़ती हुई आकृति पर नजर डाली। ज़ीमो ने अपनी उंगली दिखाई और दर्जनों दानव जानवर आकृति की दिशा में दौड़ पड़े।
हंसने की आवाज सुनी जा सकती थी क्योंकि वह हंसती और चिल्लाती थी, भागो मत, तुम मेरी आत्मा नियंत्रक कीट से बच नहीं सकते। भले ही तुम पृथ्वी के सिरों तक भाग जाओ, तुम्हें वापस आना होगा और मुझे ढूंढना होगा। आज्ञाकारिता से मेरा पालन करो और मैं तुम्हें दुख नहीं दूंगी। हाँ, मुझे पता था कि उस बग के साथ कुछ गड़बड़ है। जंगल के अंदर से परेशानी से भरी एक आवाज आई। इस आवाज को सुनकर जीमो जोर से हंसे बिना नहीं रह सकी। लेंगशान ने मन ही मन में आह भरी क्योंकि उसके दिल में जो थोड़ी सी आशा उमड़ आई थी वह तुरंत टूट गई। ये पता चला कि जिसने जिन हाओ को मारा उसे भी आत्मा नियंत्रक कीट ने मारा था। क्या ये व्यक्ति एक बेवकूफ या एक सुअर था? जैसा कि उम्मीद थी, जंगल में आदमी ने भागना बंद कर दिया। जल्द ही वह दर्जनों दानव जानवरों से घिर गया और पकड़ा गया। फिर वह लापरवाही से उनकी ओर वापस चला गया। जब उसने इस व्यक्ति का चेहरा देखा तो लेंगशान कांपे बिना नहीं रह सके और उसकी आंखों में अविश्वास का एक रूप चमका। जिनहाओ जीवप्ती त्रिपाठी को पहचानता था। लेंगशान उसे कैसे नहीं पहचान सकती थी? हालांकि ये ठीक इसलिए था क्योंकि उसने उसे पहचाना था कि लेंगशान को और भी अविश्वसनीय महसूस हुआ। जीवप्ती त्रिपाठी को गहराई से घूरते हुए उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था क्योंकि उसने इस स्थिति के फायदे और नुकसान का वजन किया। जीवप्ती त्रिपाठी का चेहरा एक अनिच्छुक भाव से भरा हुआ था क्योंकि वह लाचार होकर वापस चला गया और जीमो से लगभग 300 फुट दूर खड़ा हो गया। कड़वाहट से मुस्कुराते हुए उसने पूछा, मिस, वह किस तरह का बग था? यह मेरे तियानलांग राजवंश का अद्वितीय आत्मा नियंत्रक कीट है। चूंकि तुम संक्रमित हो गए हो, तुम अब मेरे अधीनस्थ हो। जीमो ने धैर्यपूर्वक समझाया, जीवप्ती त्रिपाठी को सिर से पैर तक देखते हुए। ये देखकर कि वह केवल एक किशोर था, उसकी सुंदर आंखें आश्चर्य से भर गई। उसने कैसे कल्पना की होगी कि जिस व्यक्ति ने जिनहाओ को मारा था वह इतना युवा होगा। हाय, मुझे जिनहाओ के शरीर को नहीं छूना चाहिए था। जीवप्ती त्रिपाठी ने गहरी सांस ली। दुख से भरपूर वह तुरंत मुस्कुराया, मिस, अब जब मैं तुम्हारा अधीनस्थ हूँ तो तुम क्या चाहती हो कि मैं करूँ? क्या तुम चाहती हो कि मैं रात में तुम्हारे बिस्तर को गर्म करूँ? जीमो ने अपने होंठ भींचे और मुस्कुराए। मोहक ढंग से उसने जवाब दिया, जरूर, लेकिन मुझे डर है कि तुम इसे संभाल नहीं पाओगे। दूसरा पक्ष इतना अनियंत्रित था। जीवप्ती त्रिपाठी अपनी आंखें घुमाए बिना नहीं रह सका। जीमो ने उसके भाव को पकड़ लिया और हंस पड़ी। अगर मैं तुम्हें कुछ उपयोगी बताती हूँ तो क्या तुम मुझे जाने दे सकती हो? लेंगशान ने अचानक पूछा। उसकी सुंदर आंखें सीधे जीवप्ती त्रिपाठी को घूर रही थी। किस तरह की जानकारी? जीमो ने भौहें सिकुड़ी। यह उसके बारे में है। लेंगशान ने भावहीन होकर जीवप्ती त्रिपाठी की ओर इशारा किया। जीवप्ती त्रिपाठी हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसका दिल कस गया क्योंकि उसने चुपके से अपनी जीवन शक्ति को घुमाया। हालांकि वह नहीं जानता था कि भूत राजा घाटी की यह महिला शिष्य क्या कहने वाली थी। उसे यकीन था कि यह उसके लिए अच्छा नहीं होगा। दर्जनों दानव जानवरों से घिरा हुआ, अगर वे सभी उस पर दौड़ पड़ते तो उसे भागने के लिए अपनी आन प्रज्वलन पंखों या इन्फ्लेमेशन विंग्स का उपयोग करना पड़ता। मुझे पहले वादा करो, लेंगशान ने मोलभाव करने की कोशिश की। मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती। जीमो ने धीरे धीरे सिर हिलाया। लेंगशान का भाव नहीं बदला क्योंकि उसने उसे जारी रखने का इंतजार किया। लेकिन मैं तुम्हारे साथ बेहतर व्यवहार कर सकती हूँ। अधिक से अधिक मैं तुम्हें भविष्य में तंग नहीं करूंगी। जो तुमने कहा उसे याद रखना, अन्यथा भले ही मैं तुम्हारे साथ मर जाऊं, मैं फिर से उस तरह का अपमान नहीं सहूंगी। अपना लक्ष्य हासिल करने के बाद लेंगशान ने जीवप्ती त्रिपाठी की ओर इशारा किया और कहा, यह व्यक्ति जिस गुप्त तकनीक सीक्रेट आर्ट की खेती करता है वह यांग विशेषता यांग एट्रीब्यूट की है। लेंगशान ने पहले जीवप्ती त्रिपाठी के साथ लड़ाई लड़ी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उसकी जीवन शक्ति की विशेषता जानती थी। ये विशेषता आत्मा नियंत्रक कीट का दुश्मन थी। इसलिए जब लेंगशान ने जीवप्ती त्रिपाठी को पहचाना तो वह जानती थी कि वह आत्मा नियंत्रक कीट के नियंत्रण में नहीं था। उसने उसे अपने ही खेल में हराने के लिए नियंत्रण में होने का नाटक किया। लेंगशान को महसूस हुआ कि जीवप्ती त्रिपाठी की ताकत से वह जीमो को नहीं मार पाएगा। यहाँ दर्जनों दानव जानवरों के साथ एक बार जब जीवप्ती त्रिपाठी हमला करेगा तो वह बिना किसी संदेह के मर जाएगा। इससे पहले कि वह मर जाए, सच बताना और इस अवसर का फायदा उठाकर खुद के लिए कुछ लाभ हासिल करना बेहतर था। इसलिए एक पल के लिए झिझकने के बाद उसने जीमो को सच बताने का फैसला किया। उसे इसकी परवाह नहीं थी कि कौन मर गया, उसे केवल खुद की परवाह थी। जीमो की मुस्कान तुरंत उसके चेहरे पर कठोर हो गई क्योंकि उसने अपना सिर मोड़ा और जीवप्ती त्रिपाठी को ठंड से घूरा। उसकी आंखें हत्या के इरादे से भर गईं। जिस पल उसने अपना सिर मोड़ा, जीवप्ती त्रिपाठी ने निर्णायक रूप से आत्मा नियंत्रक कीट को अपने शरीर से बाहर निकाला, उसे अपने हाथ में चुटकी ली और मुस्कुराया, मैं जानता हूं कि इस कीट में तुम्हारी आत्मा का